अलीसा खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई तो कमरे की बैल्कनी में मुक्सिम खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अलीसा ने ट्रे टेबल पर रखी और कदम बैल्कनी की जानी बढ़ाए, मगर मुक्सिम को फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर वापस मुड़ने लगी। जब मुक्सिम की आवाज़ उसे सुनाई दी, यहीं रुको, कुछ देर में आता हूँ। मुक्सिम की बात सुनकर अलीसा बेड पर बैठ गई और मुक्सिम के आने का इंतजार करने लगी। मुक्सिम फ़ोन पर बात खत्म करता और कमरे में आया तो सामने ही अलीसा बेड पर बैठी हुई नजर आई, तो वो भी उसके साथ बेड पर जा बैठा। दर्द तो नहीं हो रहा? मुक्सिम उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला, नहीं अब ठीक है। अलीसा मुक्सिम के चेहरे को गौर से देखती हुई बोली, जहाँ ना तो पहले वाली संजीदगी थी और ना ही कोई नाराज़ी। वो अफरा कब से मेरा इंतज़ार कर रही है और मामा भी बुला रही थी। मुझे आप खाना खाएं, मैं चलती हूँ। अलीसा ने मुक्सिम से बोला और उठ खड़ी हुई और कदम आगे की जाने बढ़ाए, मगर मुक्सिम उसकी कलाई पकड़ चुका था। अलीसा ने सवालिया नजरों से मुक्सिम की तरफ देखा। मुक्सिम ने उसे अपने साथ लगे सोफे पर बैठ गया और उससे इशारा किया, जैसे कहना चाह रहा हो कि खाना खाओ मेरे साथ। मुझे भूख नहीं है, अभी अलीसा मुक्सिम का इशारा समझते हुए बोली। भूख हो या ना हो, खाना तो मेरे साथ ही पड़ेगा। चलो शाबाश, खाना खाओ। मुक्सिम प्लेट में खाना निकालता अपने और अलीसा के सामने रखता हुआ बोला, तो अलीसा ने बेचारी सी शक्ल बनाकर मुक्सिम को देखा, जो वो इग्नोर कर गया और पहला निवाला अलीसा के मुंह में डाला और फिर मजबूरन अलीसा को मुक्सिम के साथ ही खाना खाना पड़ा। खाना खाकर मुक्सिम कमरे से निकल गया। उसे हालिम साहब का पैगाम आया था, वो बुला रहे थे। शायद मुक्सिम ने कहीं जाना था हालिम साहब के साथ। जबकि अलीसा तैयार होकर अब कमरे से बाहर निकली थी, क्योंकि उसे भी रज़िया बेगम का पैगाम आया था कि मेहमान आ गए हैं और वो अलीसा से मिलना चाहते हैं। अलीसा लाउंज में दाखिल हुई तो वहाँ बहुत सी खवातीन मौजूद थीं। जबकि इतने सारे लोगों को देखकर अलीसा कंफ्यूज सी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अलीसा ने लाउंज में दाखिल होते मुस्कुरा कर सलाम किया। वालेकुम सलाम, इधर आओ बच्चे। रज़िया बेगम ने अलीसा को प्यार भरे लहजे में अपने पास बुलाया तो अलीसा चलती रज़िया बेगम के पास बैठ गई। इनसे मिलो, ये सब गांव से आई हैं तुमसे मिलने। रज़िया बेगम सब बैठी औरतों की तरफ इशारा करती हुए बोली, तो अलीसा मुस्कुराकर खुशचली से सबसे मिली। माशाल्लाह रज़िया बेगम, आपकी बहू तो बहुत प्यारी है, अल्लाह सदा खुश रखे। उनमें से एक औरत मुस्कुराते हुए बोली, हमारे मुक्सिम की पसंद तो बहुत लाजवाब है भाई, ये तो कोई परी बेहाल आया है। एक दरमियानी उम्र की औरत अलीसा की तरफ देखते हुए बोली। फिर ऐसे ही वो औरतें बातें करती रहीं, मगर अलीसा को 1 मिनट के लिए भी उठने नहीं दिया। अब तो वो उकताने लगी थी। इफ़रा अलीसा को ढूंढती लाउंज तक आई थी, मगर सामने उसे सबके दरमियान बैठा देखकर वहीं रुक गई। जबकि अलीसा की नज़र इफ़रा पर पड़ते ही वो खुश हो गई। चलो कम से कम वो उसे यहाँ से निकाल ही लेगी। अलीसा ने इल्तिजाई नज़रों से इफ़रा की तरफ देखा तो इफ़रा फ़ौरन समझ गई कि अलीसा सख्त उकताई हुई है। अब वो उसे यहाँ से ले जाने की तरकीब सोच रही थी। वो सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। उससे फ़ौरन अपना फ़ोन निकालते मुक्सिम को कॉल की और कदम अलीसा की तरफ बढ़ाए। भाभी, भाई की कॉल है, आप बात कर लें। इफ़रा फ़ोन अलीसा की जानिब बढ़ाते हुए बोली तो अलीसा ने फ़ोन थाम लिया और वहाँ से उठ खड़ी हुई। अरे यहाँ ही कर लो बात, हम कौन सा सुन रहे हैं। एक औरत अलीसा को मशकूक नज़रों से देखते हुए बोली तो अलीसा ने इफ़रा की तरफ देखा। नहीं, वो यहाँ बहुत शोर है, सिग्नल भी नहीं आते। भाभी आप बाहर जाकर बात करें। इफ़रा बोलती अलीसा का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई, कहीं पत्थर से वो औरत कोई और सवाल न कर ले। हाय अल्लाह, शुक्र है, मेरा तो सांस बंद हो रहा था। तुम्हारे गांव की औरतें कितनी अजीब अजीब बातें करती हैं। तौबा। अलीसा बाहर आती नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी, जबकि फ़ोन पर मुझसे उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। भाभी पहले भाई से तो बात कर ले, वो कॉल पर है। इफ़रा फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो अलीसा के हाथ में था। हैं, तुमने सच में कॉल की थी? अलीसा हैरान होते इफ़रा की तरफ देखते हुए बोली, जी, और अब बात कर लें। इफ़रा ने फिर याद दिलाया तो अलीसा ने फ़ौरन फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अलीसा ने हल्की आवाज़ में सलाम लिया। वालेकुम सलाम बेगम, किसने अजीब बातें कर दी? मुझसे मुस्कुराता हुआ बोला, किसी ने नहीं। अलीसा थोड़ा घबराते हुए बोली। तुम्हारा फोन कहाँ है? मुझसे ने नर्म लहजे में पूछा। वो कमरे में है, क्यों, क्या हुआ? अलीसा ने सामने नजर जमाते हुए बोला, जहाँ वो औरतें अब वापस जा रही थीं। कुछ नहीं, मैं बस आता हूँ थोड़ी देर तक, फिर आकर बताऊंगा क्या हुआ। मुक्सिम अलीसा को तंग करते हुए बोला, जबकि अलीसा को समझ नहीं आई थी कि उसकी बात का मतलब किस तरफ जा रहा है। क्या मतलब, मैंने क्या किया? अलीसा ने ताज्जुब से पूछा। घर आकर बताऊंगा, तैयार रहना। खुदा हाफिज। मुक्सिम बोलता कॉल काट गया, जबकि अलीसा उलझन का शिकार हो गई। जहां तक उसे याद पड़ता था उसने कुछ ऐसा नहीं किया था। हो गई बात, ये लो। अलीसा इफ़रा की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए बोली तो इफ़रा अपना फ़ोन लेती अलीसा के साथ अंदर की जानिब कदम बढ़ाने
इससे मिले भाभी, ये मेरी खाला की बेटी है, सवा। इफ्रा अलीसा को अपनी खाला की बेटी से मिलवाते हुए बोली। ओहो, तो तुम हो मुक्सिम की बीवी? वो अलीसा को सिर से लेकर पाँव तक देखती हुई बोली, जबकि अलीसा को उसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हाँ, ये ही मुक्सिम भाई जी की बीवी हैं। और तुम्हें पता है, भाई ने अपनी पसंद से शादी की है। इफ्रा उसे जताने वाले अंदाज में बोली। पसंद? वो भी इतनी सादा? मुझे तो लगा था वो कोई अपने स्टैंडर्ड की लड़की से शादी करेगा, मगर यहाँ तो कुछ और ही देखती। वो अलीसा का मजाक उड़ाते हुए बोली, जबकि उसकी ये बात अलीसा के दिल को तीर की तरह लगी थी। मेरी भाभी सबसे अलग है, और मेरे भाई को ऐसी फजूल लड़कियां पसंद नहीं। और मेरी भाभी लाखों में एक है। अगर भाई ने उन्हें पसंद किया है तो मेरी भाभी कोई आम लड़की नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा वैल्यू रखती हैं हम सब के लिए। इफ्रा फखर से बोली और लीसा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए वहां से चली गई। मुहसिन घर में दाखिल हुआ तो उसे लाउंज से ढोलक की आवाज़ सुनाई दी, तो कदम लाउंज की जानी बढ़ा दिए। वो लाउंज में दाखिल हुआ, देखा सब लड़कियां नीचे गोल घेरा बनाई बैठी थीं, और उन सब के दरमियान इफ्रा और अलीसा ढोलक लेकर बैठी थीं। इफ्रा का रुख मुहसिन की जानिब था, जबकि अलीसा की बैग थी और वो ढोलक बजाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर उससे ढोलक नहीं बजानी आ रही थी। जबकि अलीसा को ढोलक उल्टी सीधी बजाते देखकर सब लड़कियां कहका लगाकर हंस रही थीं। ओहो भाभी, ऐसे नहीं बजानी। इफ्रा अलीसा को फिर से गलत बजाते हुए बोली। मुझसे तो नहीं होना, तुम ही करो इसे। अलीसा ढोलक इफ्रा की तरफ धकेलते हुए बोली, तो इफ्रा ने अपनी एक कसन की तरफ ढोलक धकेल दिया और वो लड़कियां महारत से ढोलक बजा रही थी। सब लड़कियां एक ही आवाज़ में गा रही थी, जबकि अलीसा मुस्कुराती साथ तालियां बजा रही थी, क्योंकि उसे गाने तो आते नहीं थे। मुक्सिम ने अपना फ़ोन निकाला और इफ्रा को मैसेज किया। जबकि इफ्रा ने वो मैसेज पढ़कर मुक्सिम की तरफ देखा तो उससे अलीसा को भेजने का इशारा किया। भाभी, आपको भाई बुला रहे हैं। इफ्रा अलीसा के कान के पास बोली। क्यों? अलीसा ने इफ्रा से पूछा तो उससे कंधे उचका दिए। मैं नहीं जा रही। अलीसा मुंह बनाते हुए बोली। चली जाए भाभी, कोई ज़रूरी काम होगा। इफ्रा ने समझाना चाहा, वो मुंह बनाती उठी, क्योंकि मुक्सिम उसका सारा मरसा किरकिरा कर चुका था। अलीसा लड़कियों के हजूम से निकली और कदम भाई की जानिब बढ़ाए, मगर अचानक उसकी कलाई पकड़कर किसी ने अपनी जानिब खींचा और मुंह पर हाथ रखकर साइड पर दीवार के साथ पिन कर दिया। अलीसा फटी फटी आंखों से मुक्सिम की तरफ देख रही थी, फिर जब कुछ समझ आया तो उसे घूरने लगी। मेरे एक बार बुलाने पर क्यों नहीं आई? मुक्सिम उसका घूरना इग्नोर करते हुए बोला। बोलो। मुक्सिम संजीदा लहजे में बोला तो अलीसा को बहुत गुस्सा आया। वो हाथ हटाए बिना ही पूछ रहा था, तो अलीसा ने एकदम उसकी हथेली पर दांत काट दिए, तो मुक्सिम ने फौरन उसे अपना हाथ हटाया। आपको जरा शर्म नहीं आती इस तरह की हरकतें करते हुए? अलीसा मुक्सिम को घूरते हुए बोली, तो मुक्सिम बगैर उसे दिए उसका हाथ पकड़कर खींचकर साथ ले गया। अपने कमरे में दाखिल होकर मुक्सिम ने एक हाथ से दरवाज़ा बंद किया, जबकि एक हाथ में अलीसा की कलाई थी। मुक्सिम ने रुख अलीसा की जानिब किया और बागौर उससे देखने लगा, जो गोल्डन और रेड कलर की ड्रेस में मलबूस थी, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने, लाइट मेकअप किए। वो बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल वही जैसे शादी की लड़की हो। वाह बेगम, आज तो पूरी खालिस बीवी लग रही हो। मुक्सिम उसके करीब जाता हुआ बोला। तो पहले कौन सा मिलावट वाली लगती थी? अलीसा मुंह बनाते बोली, तो मुक्सिम का बेसाख्ता कहकर कमरे में खूंजा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे भी लाजवाब कर सकता है। मुक्सिम अलीसा को अपनी जानिब खींचते हुए बोला। अच्छा बताओ, कौन सी अजीब बातों की बात कर रही थी तुम? मुक्सिम उसके सर से दुपट्टा सिरकाता हुआ बोला। वो कुछ नहीं। अलीसा कंफ्यूज होते हुए बोली। कुछ क्यों नहीं? चलो शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ कि वो औरतें क्या क्या अजीब बातें कर रही थी। मुक्सिम उसके बालों में से कैचर निकालते हुए बोला, जबकि घने स्याह बाल उसकी पूंछ पर किसी आबशार की तरह बिखर गए थे। वो बोल रही थी कि। अलीसा इतना बोलते रुकी जबकि चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। क्या? मुक्सिम उससे अपने हजार में लिए सोफे पर बैठते हुए बोला। वो बोल रही थी कि अल्लाह आपको 10 बच्चे थे। अलीसा मुक्सिम की तरफ इशारा करते हुए बोली, और सारी बात मुक्सिम पर डाल गई, क्योंकि खुद का वो नाम नहीं ले सकती थी। अच्छा, मुझे 10 बच्चे दे और आपको कितने दे? मुक्सिम उसकी हालत से लुफ्तंदोज होता हुआ बोला। मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं आप वालों के साथ ही गुजारा कर लूंगी। अलीसा ने अपना ही लॉजिक पेश किया, जबकि उसकी इस बात पर मुक्सिम ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। और मेरे 10 बच्चे कहाँ से आएंगे? मुक्सिम उसे छेड़ता हुआ बोला। ये तो आपको पता होगा, मुझे क्या पता? अलीसा ने कंधे उचकाए। मुझे तो पता है बेगम, पर शायद आपको नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, शादी वाली रात अच्छे से समझा दूंगा। मुक्सिम सोमानी अल्फाज में बोलता अलीसा का होश उड़ कर गया। चलो मेरा ड्रेस निकाल दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मुक्सिम अलीसा का उड़ा हुआ रंग देखकर और तंग करने का इरादा तर्क करता हुआ बोला, और उसका माथा चूमता उठ खड़ा हुआ।
اور واش روم میں گھس گیا۔ علیسا لمبا سانس ہوا میں خارج کرتی ہوئی اٹھی اور محسن کا ڈریس نکال کر بیڈ پر رکھا اور کمرے سے باہر نکلی۔ محسن نہا کر باہر نکلا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا ڈریس لیتا، چینج کر کے آیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ محسن باہر آیا تو سامنے ہی افرا کی خالہ اور کچھ مہمان بیٹھے تھے۔ محسن نے گزرتے ہوئے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ محسن نے سب کو ایک نظر دیکھتے بولا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ صبا نے اسے دیکھتے ہی اس کے پیچھے دوڑ لگائی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ صبا اس کے سامنے آتے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی اس حرکت پر محسن کے ماتھے پر کتنے ہی بل نمودار ہوئے۔ وعلیکم، ٹھیک ہوں۔ محسن اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ نظر انداز کرتے آگے کو بڑھا، جبکہ صبا پھر سے اس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سنا ہے آپ نے شادی کر لی؟ وہ شوخیہ لہجے میں محسن کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی الحمدللہ کر لی، اب میرے سامنے مت آنا۔ محسن اسے سخت لہجے میں بولا، مگر وہ بھی کوئی اعلیٰ قسم کی ٹھیٹ تھی۔ مقسم، اس طرح بھاگ کیوں رہے ہو؟ شادی سے پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ وہ اس کے راستے میں حائل ہوتے ہوئے بولی، جبکہ سامنے سے آتی علیسا کو وہ دیکھ چکی تھی۔ میری بات سنو لڑکی، تم سے بڑا ہوں، مجھے بھائی بول کر مخاطب کیا کرو۔ محسن اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ علیسا محسن کو صبا کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر اس کی طرف آئی تھی۔ او ہو، ہم بچپن سے ساتھ ہیں، اب اس طرح سے بات مت کرو۔ صبا بغیر کسی ڈر کے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، جبکہ محسن کو اس کی یہ حرکت تحش لا گئی تھی، اور ابھی اس کا ہاتھ جھٹکتا اس سے پہلے ہی علیسا صبا کا ہاتھ محسن کے ہاتھ سے چھٹکا تھا۔ تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے؟ وہ غصے سے علیسا کو گھورتے ہوئے بولی۔ مجھے بہت تمیز ہے، مگر آپ جیسوں پر اپنی تمیز ویسٹ نہیں کرتی۔ علیسا مطمئن انداز میں بولی، جبکہ اس کا یہ انداز صبا کو آگ لگا گیا تھا۔ یہ تم ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہی ہو؟ ہاں ہے کیا تم میں؟ صبا اور غصے کے عالم میں بولی۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، مت بھولو کہ تم کہاں کھڑی ہو۔ محسن بے حد غصے کے عالم میں گھبرایا تو وہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ آپ بات کیوں کر رہے تھے اس سے؟ علیسا کی توپوں کا رخ اب محسن کی جانب تھا۔ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں کب بات کر رہا تھا؟ محسن اسے ایسے بولتے ہوئے حیران ہوا۔ آپ نہیں کر رہے تھے تو کون کر رہا تھا؟ اگر اب آپ نے اس سے بات کی نا تو مجھ سے کبھی بات مت کرنا۔ علیسا انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ محسن حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ پھر کچھ سمجھ آنے پر مسکرایا۔ مطلب محترمہ جیلس ہو رہی تھی۔ وہ ایک پل کو سوچ کر مسکرایا، مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر پہلے جیسی سنجیدگی تھی۔ اگلی صبح بہت خوشحال تھی۔ حویلی میں ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ سردار صاحب، آمنہ بیگم اور اپنے بچوں کے ساتھ حویلی آ چکے تھے، جبکہ عائشہ اور مریم بھی ان کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ وہ لوگ رات کو ہی پہنچ گئے تھے، مگر کافی رات ہونے کی وجہ سے علیسا بھی روم میں جا چکی تھی۔ وہ تھکن کی وجہ سے افرا کے ساتھ ہی سو گئی تھی، جبکہ محسن کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس کے بغیر نکاح کا انتظام لان میں کیا گیا تھا اور صبح سے محسن وہاں کی ساری تیاری دیکھ رہا تھا، جبکہ علیسا افرا کے کمرے میں موجود اس سے مہندی لگا رہی تھی۔ ماشاءاللہ بھابھی، آپ اتنی پیاری مہندی لگاتی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ افرا اپنے ہاتھوں پر بنے خوبصورت ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے بولی، جو بہت مہارت سے بنائے گئے تھے۔ اس کی بات سن کر علیسا مسکرائی اور سیدھی ہو کر بیٹھی، کیونکہ افرا کی مہندی مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ تھک گئی تھی، کیونکہ اس سے عائشہ اور مریم کو بھی مہندی لگائی تھی۔ اب مہندی ڈیزائنر علیسا کو مہندی لگا رہی تھی، جبکہ علیسا تھکن سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے عائشہ کی آنکھیں چمکیں اور اس کے مہندی ڈیزائنر کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا کر ہاں میں صحیح لاگی اور اپنا کام کرنے لگی۔ سب مرد حضرات جمعے کی نماز ادا کر کے آ چکے تھے اور لان مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اور کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہونے والا تھا۔ جہاں زیب سفید شلوار قمیض پہنے، اوپر گولڈن کام والی واسکٹ پہنے، ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی پہنے، بال نفاست سے سیٹ کیے، اپنی تمام تر وجاہت لیے اسٹیج پر بیٹھا ہوا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، جبکہ محسن سفید شلوار قمیض کے اوپر براؤن واسکٹ پہنے ہمیشہ کی طرح محفل میں تمام لڑکیوں کا کرش بنا ہوا تھا، جبکہ عمر، عاصم، احمد اور علی نے سیم کریم کلر شلوار قمیض اور اوپر بلیک واسکٹ پہن رکھی تھی، اور صحت نے محسن کی جیسی ہی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ کچھ دیر میں نکاح کا شور اٹھا اور نکاح شروع کروایا گیا، جہاں زیب کی رضامندی کے بعد محسن مولوی صاحب اور رفیق صاحب کے ساتھ افرا کی رضامندی لینے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی محسن نے بس ایک نظر علیسا کو دیکھا تھا، وہ بھی تب جب علیسا کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی۔ گواہوں کی موجودگی میں افرا کی رضامندی لی گئی۔ افرا رفیق خان، آپ کو جہاں زیب احمر خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نرم آواز سے افرا سے پوچھا تو ایک دم اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آسان تھوڑی ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے یہ وقت، جب وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ساری زندگی کسی اور کے نام کر دیتی ہے۔
रफ़ीक साहब ने नम आंखों से इफ़रा के सर पर हाथ रखा तो इफ़रा का दिल चाहा फूट फूट कर रो दे। कबूल है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी उस शख्स के नाम करती हूँ जिसके दिल में कोई और बसता है। इफ्रा रफ़ी खान, आपको जहांज़ेब अहमद खान के साथ 10 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है? कबूल है। मैं ऐहद करती हूँ मैं अपनी मोहब्बत से आपको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। इफ्रा रफ़ी खान, आपको जहांज़ेब अहमद खान के साथ 10 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त निकाह कबूल है? कबूल है। मैं आज अपने खुदा को हासिल नासिर जानकर ये कसम खाती हूँ कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप मुझे पसंद करें या ना करें। इफ़रा की रजामंदी के बाद वो सब दोबारा जहांज़ेब के पास मौजूद थे। जहांज़ेब अहमद खान, आपको इफ्रा रफ़ी खान के साथ 10 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है? कबूल है। या अल्लाह, मुझे मज़ीद आजमाइश में मत डालना, मैं अब थक चुका हूँ। जहांज़ेब अहमद खान, आपको इफ्रा रफ़ी खान के साथ 10 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है? जी कबूल है। या अल्लाह, मुझे सब्र देना और ऐसा वक्त कभी मत लाना मेरी ज़िंदगी में कि मैं इफ्रा के साथ कोई ज़्यादती कर जाऊँ। जहांज़ेब अहमद खान, आपको इफ्रा रफ़ी खान के साथ 10 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है? कबूल है। मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम तर हकूक़ इफ्रा के नाम करता हूँ। हर तरफ मुबारकबाद का शोर था। मुकसिम जहांज़ेब के पास गया और उसे मुबारकबाद दी। अभी वो वापस आता जहांज़ेब ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। यार, आज निकाह है मेरा, नई ज़िंदगी की शुरुआत। क्या तुम अब भी मुझसे इसी तरह गाफिल रहोगे, माफ़ नहीं करोगे? तू जानता है ना, तेरे अलावा समझने वाला कोई नहीं। जहांज़ेब एक उम्मीद से बोला तो मुकसिम ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मेरी बहन को कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना ये दोस्ती भूल जाऊंगा मैं। मुकसिम उसे धमकाता हुआ बोला तो वो मुस्कुरा दिया। जबकि उन दोनों की नाराज़गी खत्म होते देखकर सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी, जबकि अब सब दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे और फिर उन्होंने इफ़रा के आने का शोर सुनाई दिया। इफ़रा, अलीसा और आयशा में मरियम के हमरा चलती आ रही थीं। जहांज़ेब ने सरसरी सी नज़र उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। इफ़रा वाइट और गोल्डन शरारा शॉर्ट कुर्ते साथ दुपट्टा सर पर सेट किए, गोल्डन ही ज्वेलरी पहने, डार्क रेड लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। जहांज़ेब ने आज पहली बार उसे इतना गौर से देखा था। मौसी में जहांज़ेब को सामने देखता पाकर खुद भी सामने देखा तो नज़र पलटना भूल गई। अलीसा मुकसिम के दिए मेहरून ड्रेस में गजब ढा रही थी। लंबे बालों को कर्ल किए, पेश पर छोड़े लाइट मेकअप, मगर मेहरून लिपस्टिक लगाए आज मुकसिम पर बिजलियां गिराने को तैयार थी। आयशा ने ग्रे शरारा जबकि मरियम से ब्राउन पहन रखा था और दोनों बहुत प्यारी लग रही थीं। इफ़रा स्टेज तक आई तो जहांज़ेब ने उससे करीब जाते हाथ आगे बढ़ाया और इफ़रा ने कांपते हाथों से उसकी चौड़ी हथेली पर अपना नाजुक हाथ रखा था। जबकि अलीसा जो इफ़रा के साथ ही खड़ी थी, मुकसिम ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ा लिया। जबकि अलीसा मुंह खोले मुकसिम को देख रही थी, जैसे समझ ही ना आया कि हुआ क्या है। अचानक मुकसिम की इस हरकत पर पूरे हॉल में सबके कहके गूंजे थे। बेगम, मुंह बंद कर लो। आगे मेरे जज्बात बेकाबू हुए पड़े हैं, उन्हें मजीद हवा मत दो, वरना मुश्किल हो जाएगी। मुकसिम अलीसा की तरफ झुकते हुए बोला तो अलीसा ने फ़ौरन अपना मुंह बंद किया और हॉल में नज़र दौड़ाई तो देखा सभी की नज़रें स्टेज की तरफ थी। आपको, अलीसा कुछ बोलती, मुकसिम फ़ौरन बोला। नहीं, मुझे शर्म नहीं आती। अब तक तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए था तुम्हें। मुकसिम सामने की तरफ देखते हुए बोला। जबकि हॉल में मौजूद सब घर वाले बेसाख्ता माशाल्लाह बोल रहे थे और दोनों लग ही बहुत प्यारे रहे थे एक दूसरे के साथ। जबकि इफ़रा और जहांज़ेब की भी जोड़ी कमाल की थी। कोई भी उन दोनों जोड़ियों से नजरें नहीं हटा पा रहा था। अलीसा मुकसिम से अपना हाथ छुड़वाती स्टेज से नीचे उतरी और अपने भाइयों की जानी पड़ी जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। कैसे हो मेरे शैतानों? अलीसा अहमद और अली के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली। आप भी सब देख रहे हैं, कुछ ख्याल करें। अली अलीसा की तरफ देखते हुए बोला। कौन सा ख्याल करूं भाई? मेरी मर्जी है, मैं अपने भाइयों को अकेले में ऐसे मिलूं या बाहर कहीं, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। अलीसा इस बार उसके गाल पर हल्की सी चिपट लगाते हुए बोली तो वो हंसी है। सैम मेरी जान, कैसे हो बंदर? अलीसा आसिम के गले लगती खुशी से बोली, जबकि उसे बंदर कहने पर सबका कहका छूटा। भाई को बंदर बना दिया। अली हंसा हुआ बोला तो आसिम ने उसे घूरा। आप भी, यार बंदर तो नहीं हूं मैं। आसिम मुंह बनाता हुआ बोला तो अलीसा ने हंसते हुए उसके गाल पर लब रखे। जबकि दूर खड़े मुकसिम के दिल को कुछ हुआ था क्योंकि मुहतरमा उनके करीब तक नहीं आती
اور بھائی کو کیسے گلے لگا رہی ہے، گال چوم رہی ہے۔ کیسے ہو میرے ہینسم ہیرو؟ علیسا عمر سے ملتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں آپی، آپ کیسی ہیں؟ آج تو کمال لگ رہی ہیں۔ عمر علیسا کی طرف دیکھی شرارت سے بولا، جبکہ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ آپی میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ احمد علیسا کے سامنے ایک شوپر کرتے ہوئے بولا اور اس میں سے گلاب کے پھولوں کے گجرے نکالے، اور علیسا نے خوش ہوتے ہوئے اپنی چوڑیوں سے بھری کلائی آگے کی تو ایک گجرا علی اور ایک احمد نے علیسا کی کلائی میں پہنایا۔ ہائے کتنے پیارے ہیں! علیسا خوبصورت گجروں کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ سب مسکرا دیے، اور ساتھ ہی بڑی ٹیبل پر وہ پانچوں بہن بھائی بیٹھ گئے۔ اب ان کی باتیں تھیں اور وہ پانچوں تھے اور انہیں کسی کا ہوش نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے ینگ پارٹی؟ عائشہ ان کے قریب جاتے ہوئے بولی۔ لو آ گیا قبضہ گروپ۔ علی عائشہ اور مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ان دونوں نے علی کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ تم چوزے اپنی زبان بند رکھا کرو، عائشہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ آپی آپ انہیں سمجھا لیں، میں چوزا نہیں ہوں۔ علی علیسا کی طرف دیکھتا ہوا منہ بنا کر بولا، عائشہ مت بولا کرو میرے بھائی کو چوزا یار، یہ تمہیں چوزا دکھائی دیتا ہے۔ علیسا اپنے بھائی کی سائڈ لیتے ہوئے بولی، تو ہم نے کون سی اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے جو یہ ہمیں قبضہ گروپ کہتا ہے؟ اب کی بار مریم بولی۔ ہماری آپی ہمیں اپنی جائیداد سے زیادہ پیاری ہیں۔ احمد نے بھی بات میں حصہ ڈالا۔ اچھا اب لڑنے مت لگ جانا ورنہ میں نے اٹھ کے چلے جانا ہے یہاں سے، علیسا ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنی اوکی کیوں ہو رہی ہو؟ عائشہ علیسا کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی۔ افرا جہاں زیب کے ساتھ بیٹھی کافی کنفیوز تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس کی نزدیک کا پہلا احساس تھا جس سے وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ ریلیکس ہو کر بیٹھو، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں میں۔ جہاں زیب اسے گھبراتا دیکھ کر بولا تو افرا کی دھڑکنیں ایک دم مشترکہ ہوئی تھیں۔ یار لالی آؤ افرا کے پاس چلتے ہیں، اس کی شکل دیکھو کیسے رونے والی ہوئی ہے، عائشہ علیسا کے کان میں ہنستے ہوئے بولی۔ علیسا نے فوراً افرا کی طرف دیکھا جو واقعی رونے والی ہو چکی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر اسے ہنسی تو بہت آئی مگر کنٹرول کر گئی۔ چلو ہم اپنی تصویریں اترواتے ہیں، علیسا مریم اور عائشہ سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم سٹیج کی طرف بڑھائے، جبکہ وہ چاروں بھی ان کے پیچھے ہی تھے۔ بھائی آخر انہیں بھی تصویریں بنوانی تھیں۔ السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو آپ کو نکاح کی، علیسا سٹیج پر جاتے جہازیب سے مسکرا کر بولی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ جہازیب نظریں جھکاتا ہوا مسکرا کر بولا، اب جو بھی تھا مگر وہ اب علیسا کو نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو دیورانی صاحبہ، علیسا افرا کو شرارتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ خیر مبارک جیٹھانی صاحبہ، افرا بھی اسی کے انداز سے بولی تو علیسا کہکا لگا کر ہنسی۔ شوہر کے بغیر کہکے لگانا گناہ ہے بیگم۔ محسن بھی اسٹیج پر چڑھتا ہوا بولا، اچھا میں نے تو نہیں سنا کبھی ایسے گناہ کے بارے میں، علیسا محسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اب سن لیا نا، اب احتیاط کرنا۔ محسن اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، بھائی ہماری ایک فوٹو بنائے، علیسا سامنے کھڑے کیمرہ مین سے بولتی دوسری طرف چلی گئی جہاں اس کے چاروں بھائی کھڑے تھے اور الگ الگ پوز دیتی تصویریں بنوانے لگی، جبکہ محسن تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی اگنور کر رہی تھی اسے۔ تمہارے پر تو رات میں کاٹوں گا بیگم، صبر کرو ذرا۔ محسن نے علیسا کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں علیسا سے مخاطب ہوا۔ سالے صاحبو تم لوگوں کا ٹائم پورا ہوا، اب چلو نکلو یا شاباش۔ محسن ان چاروں کی طرف دیکھتے چٹکی بجاتے ہوئے بولا، کیوں کہیں نہیں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ علیسا ان چاروں کے آگے پاس وائل کرتے ہوئے بولی تو محسن نے اسے گھورا۔ بیگم پیچھے ہٹ جاؤ اور جانے دو انہیں، یہی بہتر ہوگا۔ محسن علیسا کی طرف دیکھتے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نو نیور، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ علیسا پہاڑ بنی کھڑی تھی جبکہ سب اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، مجھے فوٹوز لینی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، علیسا اسے اور دباتے ہوئے بولی تو محسن تن فن کرتا جہازیب کے ساتھ بیٹھ گیا اور علیسا کی طرف دیکھنے لگا جو پوز بدل بدل کر فوٹوز اتروا رہی تھی، جبکہ محسن کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ علیسا نے محسن کی طرف دیکھا جو غصے سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیسا کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ سیم، علیسا عاصم سے مخاطب ہوئی۔ جی آپی۔ عاصم نے علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، سیم بہت اسمیل آ رہی ہے، کچھ جل رہا ہے کیا؟ علیسا معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی، جبکہ اس بار جہازیب اپنا کہکا نہیں روک سکا تھا۔ محسن نے گردن گھما کر جہازیب کو خونخوار نگاہوں سے گھورا تو جہازیب نے اپنی ہنسی دبائی۔ آج وہ مان گیا تھا کہ محسن میر احمد کو کنٹرول کرنے والی ہستی دنیا میں بس ایک ہی بنی ہے۔ آپی آپ ہمیں اپنے دیو شوہر کے ہاتھوں کیوں مروانا چاہتی ہیں؟ عاصم علیسا کے کان میں ہلکی سی آواز میں بولا۔ دیکھیں کیسے دیکھ رہے ہیں، جیسے ابھی اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ علی نے بھی بات میں حصہ ڈالا۔ آپی نہ تنگ کرو بھائی کو، انہیں غصہ آ رہا ہے اس بار۔
عمر صلاح دیتا ہوا بولا جبکہ محسن مسلسل ان بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا جو ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر کر رہے تھے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی لوگ یہاں سے نکل لو ورنہ ہماری بہن ہمیں ضرور پٹوائے گی۔ احمد ان کی طرف جھکتا رازداری سے بولا، کتنے بے وفا ہو تم لوگ، اب اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر جاؤ گے؟ علیسا ان چاروں کو گھورتے ہوئے بولی، کیونکہ اب اسے بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے مقسم کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو، جس سے مقسم تو اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ نہ بہن، آپ کا شوہر آپ کے پاس ہے، فکر نہیں کرنی۔ عمر علیسا سے بولتا اسٹیج سے اتر گیا جبکہ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ ان کو جاتا دیکھ کر علیسا نے بیچاری سی شکل بنا کر مقسم کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ میم آپ سر کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائیں، ہمیں شوٹ لینے ہیں۔ کیمرہ مین علیسا کی طرف دیکھتے بولا تو مقسم کو گھورتے دیکھ کر علیسا نے مسکرا کر مقسم کو دیکھا اور اس کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی۔ بہت جلدی نہیں یاد آ گئی تمہیں؟ مقسم دانت پیستا ہوا بولا، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ علیسا مسکرا کر کیمرے کو دیکھتی ہوئی بولی، بیگم یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور ابھی تو آپ نے رات والا بھی حساب دینا ہے۔ مقسم اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلاتا مسکرا کر بولا، میں رات کو سو گئی تھی، پھر کون سا حساب؟ علیسا مقسم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، بہت خوبصورت حساب ہے بیگم، آپ فی الحال فنکشن ختم ہونے کا انتظار کریں۔ مقسم اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو مقابل کو نسیں جھکانے پر مجبور کر دیتی تھی، مگر مقسم کو یہی لمحہ بے حد حسین لگتا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ لیسا اسے ہمیشہ ایسے ہی دیکھتی رہے۔ یہ لمحہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس لمحے کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا تھا۔ آپ تو ایسے ہی غصہ کر لیتے ہیں کھڑوس، علیسا آخر میں ہلکی آواز سے بولی۔ بیبی یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں کتنا کھڑوس ہوں۔ مقسم اسی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے بولا تو علیسا نے گھبرا کر سامنے کی طرف دیکھا، مگر کسی کا بھی دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ علیسا اپنے کمر سے اس کا بازو ہٹاتے ہوئے بولی۔ تعجب کی بات ہے ویسے، تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارا شوہر کتنا بے شرم ہے، پھر بھی تم بار بار ایک ہی بات پوچھتی ہو۔ مقسم اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے اترتا ہوا بولا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ زید ان کے سامنے آدھے پتیسے نکالتے ہوئے بولا، وعلیکم السلام بھائی، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ علیسا نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کا شوہر نامراد ٹھیک رہنے دے تو نا۔ زید مقسم کی طرف دیکھتا شرارت سے بولا تو مقسم نے اس کی کمر میں ایک مکہ رسید کیا تو وہ کرا کر رہ گیا۔ السلام علیکم بھابھی، میرا مطلب گڑیا کیسی ہیں؟ دادا علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ علیسا نے ہوشیلی سے جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک گڑیا۔ دادا مسکراتا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ایک تو اللہ نے مجھے سالوں سے بہت نوازا ہے۔ مقسم ہنسی اونچی آواز سے بولا۔ ہاں بھائی، تیرے جیسے جن کا دوست بننے سے بہتر ہم اپنی بہن کے بھائی بننا زیادہ پسند کریں گے۔ زید مقسم کو سچ کرنے والے انداز سے بولا تو علیسا اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ سالے تیری ساری چربی تو میں بعد میں اتاروں گا، فی الحال تیری والی ادھر ہی آ رہی ہے، اسے سنبھال۔ مقسم مریم کو زید کی طرف آتا دیکھ کر بولا، میں آپ کو کب سے کالز کر رہی ہوں، کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ مریم زید کو غصے سے گھورتی ہوئی بولی۔ وہ میرا فون گاڑی میں رہ گیا۔ زید پتیسی نکالتے ہوئے بولا، تو آپ خود یہاں کیا کر رہی ہیں، آپ بھی گاڑی میں ہی رہ جاتے۔ مریم چل کر دانت پیستے ہوئے بولی۔ نہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں جو اپنی اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھوں گا۔ زید اس کا موڈ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ تو میرا بھائی پاگلوں کی بھی لسٹ سے کافی اوپر جاتا ہے۔ مقسم اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ سالے تو چپ ہی رہ تو اچھا ہے۔ زید مقسم کی طرف دیکھتا دانت پیستے ہوئے بولا، آپ دونوں کب سے یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں؟ یہ سالے سالے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ذرا مینر سے ہی ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے؟ علیسا جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی ان کے بار بار سالہ کہنے پر بول پڑی۔ بیگم اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں اسے مخاطب کرنے کا۔ مقسم علیسا کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا چھوڑو، آؤ ہم دوسری پارٹی کی طرف چلتے ہیں۔ زید انہیں ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جہاں علی اور احمد کی عائشہ کے ساتھ پھر کوئی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اوہ خدایا، پتہ نہیں ان سب کی کل کو کیسے بنے گی؟ علیسا انہیں لڑتے دیکھ کر دل میں بولی اور مقسم کے ساتھ قدم ان کی جانب بڑھائے۔ نکاح کا فنکشن اختتام پر پہنچا، سب مہمان جا چکے تھے اور اب وہ سب کپڑے چینج کیے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جن میں افرا اور جہاں دونوں موجود تھے۔ زاہد بھائی، آج آپ ہمیں کوئی سانگ سنائیں گے اپنی بیگم کی شان میں؟ عائشہ زاہد کی طرف دیکھتی چہک کر بولی۔ نہ بہن، میں یہ رسک نہیں لے سکتا، اگر ان کی شان میں
کوئی گستاخی ہو گئی تو میری لاش بھی نہیں ملنی۔ زید ڈرنے کی فل ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ جبکہ لانچ میں سب کا کہکا گونجا تھا، وہیں مریم نے خونخوار نظروں سے زید کو گھورا تھا۔ لالی یار تم سناؤ، تم بہت اچھا گاتی ہو، عائشہ اپنے ساتھ بیٹھی علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ علیسا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرانگی سے دیکھا تھا۔ میں کیسے؟ میں نہیں گا رہی، علیسا انکار کرتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں گا رہی؟ تم تو اتنا خوبصورت گاتی ہو یار لالی، پلیز پلیز گا لو نا، عائشہ منت کرتے ہوئے بولی، جبکہ بالکل سامنے بیٹھا مقسم علیسا کے چہرے کے سارے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کوئی گٹار ہی نہیں تو میں کیسے گاؤں گی؟ اس کے بغیر مجھے گانا نہیں آتا، علیسا نے بہانہ بنایا۔ ہم تمہارا گٹار اور عاصم کا گٹار ساتھ لے کر آئے ہیں۔ جاؤ احمد، بھاگ کر جاؤ اور گاڑی میں سے نکال کر لاؤ، عائشہ احمد کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اٹھتا گٹار لینے چلا گیا، جبکہ علیسا تو عائشہ کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ احمد نے گٹار لا کر عاصم کو دیے، عاصم اپنی جگہ سے اٹھا اور علیسا کے ساتھ بیٹھ گیا، کیونکہ اسے پتا تھا وہ صرف اس کے ساتھ ہی گاتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ چلو لالی شروع ہو جاؤ، اور یہ گانا بھائی کے لیے آنا چاہیے، اچھا سا پیارا سا، مریم علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر علیسا تھوڑی کنفیوز ہوئی۔ علیسا نے اپنا گٹار سیٹ کرتے اس کی تاروں کو چھیڑا تو ایک خوبصورت سی دھن بجی، ایسے ہی عاصم کی تھی، اب دونوں کے گٹار میں ایک ہی دھن نکل رہی تھی۔ جب اس نے بہت سوچنے کے بعد گانے کے بول بولے، تو ہی تو رہبر ہے، تو ہی ہے میرا آسرا، تو ہی مقدر ہے، تو ہی ہے میرا نصیب، علیسا نے اپنی خوبصورت آواز میں گانا شروع کیا، جبکہ نسیں جھکی ہوئی تھیں۔ مقسم یک تک اسے ہی دیکھتے جا رہا تھا اور باقی سب بھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ جہاں زیب اور افرا ایک ساتھ بیٹھے تھے اور جہاں زیب کی نسیں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ افرا اسے دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ علیسا کی طرف کیوں نہیں دیکھتا۔ اسے اندازہ تھا کہ یک طرفہ محبت سے نظریں ملانا سب سے مشکل کام ہے۔ تجھ کو دیکھے بنا دن یہ کٹتا نہیں، تجھ کو دیکھنے سے یہ آنکھیں تکتی نہیں، تو میری زندگی میں ہمیشہ رہے، ماہیا میری ماہی، جینا دل جانی۔ علیسا نے اس بار نظر اٹھا کر محسن کی طرف دیکھا تھا، دونوں کی نظریں ملی تھیں، لیکن یہ صرف ایک پل کے لیے تھا، کیونکہ علیسا واپس نظریں جھکا گئی تھی۔ ماہیا میرے ماہی، جانیا دل جانی، کنا سونا تو سونا تو ہاں، کنا سونا تو سونا تو ہاں۔ اس بار عاصم کی آواز علیسا کے ساتھ شامل تھی اور یہاں سب نے تالیاں بجائی تھیں۔ گایا انہوں نے تھوڑا سا تھا مگر بے حد خوبصورتی سے۔ آپی ایک اور پلیز پلیز۔ احمد منت کرتے ہوئے بولا تو علیسا نے ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ گٹار بجانا شروع کیا۔ تیرے نینا ایسے کافر، کیا چھپاؤں تجھ سے آخر، تو جانے میری ساری چوریاں، علیسا نے مسکراتے ہوئے گنگنایا۔ تیرے ہاتھوں میں ہے میری ڈوریاں۔ اس بار عاصم نے گایا تھا، تو ہی چین میرا تو ہی میری راتاں، تو ہی چن میرا تو ہی میری راتاں، تو ہی تو میری تو ہی برساتاں، میں یار تینوں سب منیا۔ علیسا مقسم کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولی، جب اس کے لفظوں میں چھپے مفہوم کو سمجھتے مقسم کا دل باغی ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ابھی اسے اٹھائے اور کہیں چھپا کر رکھ لے۔ تو مانے یا نہ مانے دلدار اساں تے تینوں سب منیا، تو مانے یا نہ مانے دلدار اساں تے تینوں سب منیا۔ اس بار عاصم اور علیسا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مسکرا کر گا رہے تھے، تو ہی تپ میری تو ہی پرچھاواں، اساں تے تینوں سب منیا، تو مانے یا نہ مانے دلدار اساں تے تینوں سب منیا۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے اپنی خوبصورت آواز سے گانا ختم کیا۔ واہ بھائی واہ، کمال کر دیا، عائشہ تالیاں بجاتی چہکتی ہوئی بولی۔ اچھا اب کچھ مقسم بھائی سنائیں گے؟ عائشہ سب کو مقسم کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، جو صرف علیسا کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں تو سنا دوں گا، لیکن دیکھ لینا یہاں سے کوئی بھاگے نہ۔ مقسم کا اشارہ علیسا کی طرف تھا۔ نہیں نہیں بھائی، کوئی نہیں بھاگے گا، آپ سنائیں۔ اس بار مریم بولی تھی۔ دراز قامت گلاب چہرہ، خمار آنکھیں اچال رکھنا، تیری اداؤں پر ہم مر نہ جائیں، خدا کی بندی خیال رکھنا۔ مقسم علیسا کی طرف دیکھتے اپنی گھمبیر آواز سے بولا، جبکہ علیسا کا دل ایک دم سے 100 کی سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ واہ واہ بھائی، ایک اور، سب ایک ہی آواز سے بولے۔ سنا ہے آپ کو شوق ہے بہت حکمرانی کا، یہ دل سلطنت ہے، آپ سب راج کیجئے۔ مقسم دلکشی سے مسکراتا علیسا کی طرف دیکھا ہوا بولا، میرے عشق کے 5 پر بھاری ہے، تیرے حسن میں جو ایک نقطہ آتا ہے۔
اس کی ایسی شاعری پر علیسا نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ محسن اسے مکمل اپنی نظروں کے آثار میں رکھے ہوئے تھا۔ اپنی آنکھوں کو اندھیروں کے حوالے کر کے ہم نے صدقہ تیری آنکھوں کا اتارا ہے۔ وہ میں پانی پی کر آتی ہوں۔ علیسا فوراً سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی، او ہیلو، کدھر؟ یہ لو پانی اور بیٹھو ادھر۔ عائشہ علیسا کے پاس بڑا پانی کا جگ پکڑاتے ہوئے بولی تو علیسا نے بے چارگی سے عائشہ کی طرف دیکھا تو اس سے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ جہاں زیب بھائی، اب آپ کی باری۔ ان سب کی توپوں کا رخ اب جہاں زیب کی جانب تھا۔ مجھے کچھ نہیں آتا۔ جہاں زیب نے فوراً انکار کیا۔ کیوں نہیں آتا؟ آپ کو سنانا پڑے گا افرا کے لیے، اس بار علیسا بولی، جبکہ اب جہاں زیب کا انکار کرنے کا جواز بنتا ہی نہیں تھا۔ ازل سے تنہائی کاٹی ہے ہم نے، خیال رکھنا کہیں ساتھ مانگتے مانگتے تنہائی نہ پال لینا۔ جہاں زیب افرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، محبت ہو ساتھ تو تنہائی کا کیا جواز؟ ہم دنیا کے رونقوں سے نہیں، تمہاری تنہائی سے دل لگائیں گے۔ افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولی، خوشبو جیسے لوگ ہیں ہم، بکھرے بکھرے سے رہتے ہیں۔ جہاں زیب کے لہجے میں نامحسوس سی بے بسی تھی جو افرا نے اچھے سے محسوس کی تھی۔ بکھرے کو سمیٹنے کا ہنر آتا ہے ہمیں، تم جو اجازت دو تو سمیٹوں ایسے جیسے کبھی بکھرے ہی نہ ہو۔ افرا کے لفظوں میں وہ یقین تھا جو وہ جہاں زیب سے مانگ رہی تھی۔ جہاں زیب بھی اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ محبت راز نہیں آتی مجھے، کسی کا دل ہمارے دل کو خود میں سمیٹنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں زیب کی آنکھوں میں اب ایک سوال تھا، وہ ازل سے ہی مجھ میں تھا موجود، عشق نے تو صرف آگاہی دی ہے۔ اب کی بار جہاں زیب لاجواب ہو گیا تھا، وہ بس افرا کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا جیسے کچھ ڈھونڈنا چاہ رہا ہو۔ او ہیلو لیلا مجنو، یہ تم لوگ اپنی بورنگ شاعری اکیلے میں کرنا، ابھی واپس ہوش کی دنیا میں آؤ۔ محسن ان دونوں کو کب سے اپنی ہی دھن میں بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ سب کا حال بھی یہی تھا۔ علیسا کو لگ رہا تھا اس سے غلطی کرتی ہے جہاں زیب سے بول کر۔ محسن کی آواز سے دونوں کا طلسم ٹوٹا، جبکہ افرا بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ خود تم پبلک پلیس میں اپنی بیوی کی شان میں شاعری عرض فرما رہے تھے اور ہماری باری بور ہو گئے کمینے۔ جہاں زیب محسن کو گھورتے ہوئے بولا، جبکہ کب سے جو سب سیریس بیٹھے تھے ایک دم سب کی ہنسی چھوٹی۔ یار تو نے تو کمال کر دیا۔ زید ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے جہاں زیب سے بولا، سالے، تیرے تو میں بعد میں دانت توڑوں گا، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ میری ہی بہن کے سامنے مجھے کمینہ کہتا ہے۔ محسن جہاں زیب کو گھورتے ہوئے بولا، پہلی بات، سالہ نہیں بہنوئی ہوں تیرا، اور دوسری بات، میں نے تجھے تیری بہن ہی نہیں تیری بیوی کے سامنے بھی اور سالے سالیوں کے سامنے بھی کمینہ بولا ہے۔ اب بول کیا کر لے گا تو؟ جہاں زیب اسے اور دباتے ہوئے بولا، بیٹا، کر تو میں بہت کچھ سکتا ہوں، لیکن تم بس ابھی تو صبر کر۔ محسن دانت کچکچاتے ہوئے بولا، او ہو، کیا ہو گیا آپ لوگ؟ لڑتے کیوں رہتے ہیں؟ علیسا انہیں چپ ہوتا نہ دیکھ کر بولی تو محسن اپنا فون لیتا باہر کی جانب بڑھ گیا کیونکہ اسے داد کی کال آ رہی تھی۔ بھابھی، ہم کہاں لڑتے ہیں؟ آپ کا شوہر نامراد ہمیں جینے ہی نہیں دیتا، ہر ٹائم ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے جیسے ہم نے کوئی قرض لیا ہو اس سے۔ زید محسن کے جانے کے بعد ہاتھ ہلا ہلا کر بہت دکھ سے بولا جیسے اس پر بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بھائی، میرے شوہر ایسے نہیں ہیں۔ علیسا کو محسن کے بارے میں ایسے سن کر بڑا لگا تھا، وہ تو بہت سویٹ اور کیئرنگ ہے۔ علیسا نے فوراً سچائی پیش کی، بھابھی، وہ سویٹ اور کیئرنگ صرف آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ زید ابھی بھی محلے کی لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر محسن کی برائیاں کرنے میں مصروف تھا۔ اوئے، تجھ میں یہ عورتوں والی خوبیاں کہاں سے آ گئیں؟ جہاں زیب اسے ایسے بولتے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، کچھ نہ پوچھ بھائی، تجھے کیا بتاؤں کہ اس آدمی نے مجھ پر کیا کیا ظلم اور ستم ڈھائے ہیں۔ زید اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو مارتے مزید اوور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی اس حرکت پر سب سے کہکا لگایا تھا۔ سردار صاحب کی فیملی مریم اور عائشہ کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ علیسا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ آج نہ جائیں، پر سردار صاحب کو بہت سے کام تھے، جبکہ مریم اور عائشہ کے گھر والوں نے بھی واپس آنے کا بول دیا تھا، اس سے انہیں جانا پڑا۔ علیسا کپڑے چینج کرتی ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو محسن بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ میں کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ علیسا ایک نظر اس کو دیکھتی اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گئی اور آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ علیسا کو ایسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ محسن نے گردن گھما کر علیسا کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے میٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے مسکرائے کیونکہ اسے پتا تھا میڈم کو ایسے نیند تو بالکل نہیں آنے والی۔ میر، بہت کوشش کے بعد جب نیند نہیں آئی تو علیسا نے محسن کو پکارا۔
बगैर लैपटॉप से नजर हटाए जवाब दिया। वो लाइट ऑफ कर दे? अलीसा ने मुहसिन की जानिब देखते हुए कहा, जबकि मुहसिन ने बगैर जवाब दिए हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी तो कमरे में अंधेरा छा गया, जबकि लैपटॉप से बाहर आती रोशनी मुहसिन के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ वाज़ेह कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा संजीदा थे। और मुहसिन की संजीदगी अलीसा को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कहीं उससे मुहसिन को नाराज़ तो नहीं कर दिया। मीर? बहुत सोचने के बाद अलीसा करवट मुहसिन की तरफ करती बदलती हुई उससे मुहातिब हुई। जवाब अब भी वही था, मगर चेहरा संजीदा। आप नाराज हैं मुझसे? लीसा ने हल्की आवाज में पूछा। नहीं। दो टोक जवाब दिया गया, मगर देखा फिर भी नहीं था उसने की तरफ। फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? लीसा उठकर बैठती हुई बोली, और चेहरा ऐसे था जैसे अभी रो देगी। तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? मुक्सिम अब भी चेहरे पर संजीदगी लिए बोला, मैंने तो बस मजाक किया था। लीसा मिनमिनाई, जबकि आंखों में नमी जमा होने लगी थी। अच्छा मजाक था, सबकी फिक्र है, शोहर जाए पहाड़ में। मुक्सिम संजीदगी से बोला तो अलीसा एकदम से शर्मिंदा हुई। सॉरी, अलीसा नम आवाज से बोली। तो मुक्सिम ने झटके से उसकी तरफ देखा, मगर अंधेरे में वो उसे देख नहीं सका था। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की तो देखा वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। मुक्सिम झटके से अपना लैपटॉप साइड पर रखते उसके करीब हुआ। मेरी जान, रो क्यों रही हो? मुक्सिम उससे गिर्द अपने बाजू हायल करते अपने करीब करते हुए बोला, आप नाराज हैं? अलीसा अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली। तो इसका मतलब मैं अगर नाराज हो जाऊं तो तुम मुझे मनाने के बजाय ऐसे तकलीफ दोगी मुझे? मुक्सिम उसकी आंखें अपनी उंगलियों की पोरों से साफ करते हुए बोला तो उसके रोने में और रवानगी आ गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, अलीसा सूसू करती उससे बोली, जबकि मुक्सिम उसको देखते हंस दिया। तो मेरी जान, किसने बोला कि मैं तुमसे नाराज हूं? मुक्सिम उसकी आंखों पर लब रखते हुए बोला, तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। एक मजाक तुमने किया और एक मैंने कर लिया। मुक्सिम उसकी जानिब देखते मुस्कुराते हुए बोला, जबकि अलीसा हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी। मतलब आप नाराज नहीं थे, आप ड्रामा कर रहे थे? अलीसा तो ऐसी थी जैसे यकीन ही ना हुआ हो उसकी बात पर। मुक्सिम ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया तो अलीसा अपना रोना धोना भूलकर गुस्से से उसे घूरने लगी। मतलब हद हो गई, वो उसे इतना सीरियस ले रही थी और जनाब मजाक कर रहे थे। अब ऐसे देखोगी तो फिर मैं बेचारा कहाँ जाऊंगा? मुक्सिम उसे खुद को घूरता देखकर बोला, छोड़े मुझे, आप कितने बड़े चीटर हैं? अलीसा उसके आसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। ना बेगम, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे ये बताओ, रात को रूम में क्यों नहीं आई? मुक्सिम हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करता साइड टेबल लैंप ऑन करता उसे साथ लिए लेटते हुए बोला, वो मैं थक गई थी, फिर पता नहीं चला और मैं सो गई। अलीसा बड़ी मासूमियत से बोली। अच्छा, तो खुद सो गई मगर शोर का ख्याल एक बार नहीं आया? मुक्सिम उसके बालों से कैचर निकालता हुआ बोला, क्यों, आप नहीं सोए? अलीसा ने सर उठाकर मुक्सिम की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे नींद नहीं आई, अकेले में मुझे डर लग रहा था। मुक्सिम मुस्कुराता हुआ बोला तो अलीसा हंसी। आपको डर भी लगता है? अलीसा हंसते हुए बोली। हाँ यार, तुम्हारा मासूम सा शोहर हूँ, अकेले में डर जाता हूँ। मुक्सिम उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ते हुए बोला, पहले भी आप डरते थे? अलीसा अपनी करवट मुक्सिम की जानिब लेते हुए बोली। अब वो दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। नहीं, शोहर बनने के बाद से लगता है। मुक्सिम उसकी कमर में हाथ डाले और करीब करते हुए बोला, फिर तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने तो अगले हफ्ते चले जाना है मामा पापा के पास। अलीसा मुक्सिम की शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, क्योंकि वो ये डरने वाला मामला सीरियस ले रही थी। कहीं नहीं जा रही तुम, रुखसती से एक दिन पहले चली जाना, बल्कि मेरे ही साथ बारात वाले दिन जाना। मुक्सिम उसके हाथ लबों से लगाता हुआ बोला, क्या मतलब, ऐसे नहीं होता? अलीसा उसकी अजीब सी बात सुनकर फट से बोली। तो फिर क्या हुआ, अब हो जाएगा। मुक्सिम उसके गाल पर लब रखते भय के अंदाज में बोला तो अलीसा का दिल बेसाख्ता धड़का था। वो वो बीजान बोल रही थी। अभी अलीसा बोलती मुक्सिम ने उसकी बात काटी थी। मैं बीजान से खुद बात कर लूंगा, तुम इस बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मुक्सिम उसके लबों को हल्का सा छूते हुए बोला, जबकि अलीसा के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई थी। वो मुझे नींद आ रही है। अलीसा उसके इरादे भांपती फौरन बहाना बनाने लगी। सो जाना, पहले मुझे हिसाब तो दो, कल रात दूर जाने का। मुक्सिम बोलता उसके लबों पर झुका और उसकी सांसें रुक गया, जबकि अलीसा ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था। मुक्सिम उसकी सांसें पीता मुकम्मल मदहोश हो चुका था, जबकि अलीसा की सांसें उखड़ने लगी थीं।
उससे मुहसिन को कंधों से थाम कर पीछे करना चाहा, मगर वो उससे फुलादी जिस्म को एक इंच भी नहीं हिला पाई। वो बार बार मसम्मत कर रही थी और मुहसिन को ज़रा फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि वो अब बेहोश होने को थी। अलीसा ने अब अपनी पूरी जान लगाकर उसे धक्का दिया तो मुहसिन फ़ौरन होश की दुनिया में लौटा और अलीसा को देखने लगा, जो उसके सीने से सर टिकाए लंबे लंबे सांस लेती हलकान हो रही थी। मुहसिन उसका सुर्ख चेहरा देखते एक बार फिर से उसके लबों पर झुका। उसके लम्स में अब बेहद नरमी थी। वो अपनी सांसें अलीसा की सांसों में मुंतकिल कर रहा था। कुछ देर बाद वो पीछे हटा। बहुत मुश्किल है मेरी जान ये दूरियां बर्दाश्त करना। मुकसिम बोला, उसे खुद में भींच गया। सो जाओ, नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। मुकसिम उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। वो अलीसा ने अपना सुर्ख चेहरा मुकसिम के सीने में छुपाया और आंखें मूंद गई, जबकि मुकसिम रूम में चलता आखिरी लैंप ऑफ करता आंखें बंद कर गया। इफ़रा फ्रेश होकर निकली और खुद को रिलैक्स करती बेड पर लेट गई। उसे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। आंखें बंद करते ही उसके सामने जहाँ सेब का चेहरा ले आया तो बेख्तियार मुस्कुरा दी। कितना खूबसूरत एहसास होता है ना, जब आपके नसीब में वो लिख दिया जाए जिसे आप बचपन से चाहते हैं। आपकी मोहब्बत आपकी दस्तरस में आ जाए, हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाए। इफ़रा को यकीन था वो ज़रूर जहाँसेब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला देगी। ज़रूर एक दिन उसकी एक तरफा मोहब्बत का सफ़र खून में बदल जाएगा। वो ये सब सोचती कब नींद की वादियों में उतर गई उसे पता ही नहीं चला। जहाँ से बेड पर लेटा हुआ था, जब उसके ज़हन में से इफ़रा की आंखें जा ही नहीं रही थीं, जो उससे बहुत कुछ बोल रही थीं। वो अब उसकी बीवी बन चुकी थी और कुछ ही घंटों में इतनी मोहब्बत किसी को नहीं हो सकती जितनी उससे इफ़रा की आंखों में आज अपने लिए देखी थी। या शायद उससे आज पहली बार उसकी आंखों में देखा था। आज पहली बार मुकाम बदला था। आज जहाँ से पहली बार कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। या इफ़रा की आंखों में जो उसे नजर आया था वो सच था या बस वक्ती एहसास था। वो बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हो रहा था। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो उससे कभी इजहार क्यों नहीं किया? जहाँसेब ने खुद से सवाल किया। नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये वक्ती एहसास है और कुछ नहीं। उसने खुद ही जवाब दिया। वक्ती एहसास आंखों में नहीं नजर आया करते। वो फिर खुद से मुखातिब हुआ। मैं उससे बात करके सब क्लियर कर लूंगा। बीवी है वो मेरी, और उससे कुछ भी पूछने का हक रखता हूं मैं। जहाँसेब खुद से बोलता आंखें मूंद गया। हवेली में शादी की तैयारियों की वजह से सब बहुत मसरूफ़ थे, जबकि जहाँसेब अमेरिका जा चुका था अपने काम के सिलसिले में। निकाह वाले दिन के बाद उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी और दूसरी तरफ अलीसा मुकसिम की हरकतों से तंग आई हुई थी, जो उसे सताने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अब भी वो लॉन्च में सबके साथ बैठी कुछ कपड़े देखने में मसरूफ़ थी, जबकि मुकसिम घर पर मौजूद नहीं था। वरना ये बात पक्की थी कि अगर वो घर में मौजूद होता तो अलीसा इतने आराम से हरगिज़ बैठी न होती। भाभी, आपने मेहंदी का ड्रेस पसंद कर लिया? इफ़रा अलीसा को देखते हुए मुहाती हुई। नहीं, तुम्हारे भाई की फरमाइश है कि सारे ड्रेस वो खुद पसंद करेंगे। अलीसा ने मुहसिन का प्लान बताया। हैं भाभी, भाई ने कभी लेडीज़ शॉपिंग ही नहीं की, फिर वो कैसे कर लेंगे? इफ़रा हैरान होते हुए बोली, क्योंकि वाकई में मुहसिन ने कभी लेडीज़ शॉपिंग नहीं की थी। पता नहीं, अलीसा ने कंधे उचकाए। बीजान, मैं शादी से पहले मामा पापा के पास जाऊंगी ना? हाँ बच्चा, जाहिर सी बात है, लड़की की रुखसती उसके माँ बाप के घर से ही होती है। बीजान ने मुस्कुराते हुए अलीसा को जवाब दिया, जबकि उनकी बात पर अलीसा को खिल उठी थी। सच्ची बीजान, लेकिन मीर तो बोल रहे थे वो आपसे बात करेंगे और आप मुझे जाने नहीं देंगे। अलीसा ने मुंह बनाते हुए बोला तो उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर सब हंसिए। क्यों नहीं जाने देगा भाई? खुद छोड़ कर आएगा और वापस बारात वाले दिन ही लाएगा। बीजान ने अपना हुक्म सुनाया। हाय सच्ची, मतलब मेरी सही वाली शादी होगी? अलीसा खुश होते हुए बोली। हाँ बच्चा, और तुम परसों जा रही हो अपने घर और एक हफ्ते तक मुकसिम से नहीं मिलोगी और ना ही वो मिलेगा। एक हफ्ते बाद जब हम मेहंदी की रस्म अदा करेंगे तुम दोनों, तभी देख सकते हो एक दूसरे को, उससे पहले नहीं। समरा बेगम, इफ़रा की वालदा अलीसा की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली। ओके। अलीसा फ़ौरन से पहले हामी भर गई। अब देखना ये था कि उनके मंसूबों पर मुकसिम का क्या रिएक्शन होता। मुकसिम शाम के वक्त घर में दाखिल हुआ और रुख अपने कमरे की जानिब किया। मुकसिम कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में कोई नहीं था। अपनी टाई ढीली करता वो अपना कोट उतारने लगा। इतने में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अलीसा टॉवल से अपने बाल रगड़ती बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम। अलीसा मुकसिम से सलाम कहते ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुकसिम अपनी शर्ट के कफ खोलता, शर्ट के बाजू अपनी आस्तीनों तक चढ़ाता, बागोर अलीसा को देख रहा था, जो निखरी निखरी सी आईने के सामने खड़ी थी।
डार्क ग्रीन और ब्लैक ड्रेस पहने, गीले बालों को पुश पर बिखेरे वो ड्रेसिंग टेबल से ड्रायर ढूंढ रही थी। मुक्सिम चलता उसके पीछे खड़ा हो गया और उसे पीछे से अपने हजार में लिए अपने और लीसा के अक्स को आईने में देखने लगा। मेकअप से साफ सुथरा भीगा भीगा सा चेहरा मुक्सिम को बहका रहा था। वालेकुम सलाम बेगम। क्या आपको नहीं मालूम, जब शोहर घर आए तो उसे स्पेशल तरीके से वेलकम करते हैं? मुक्सिम अपनी थोड़ी उसके कंधे पर रखते हुए बोला, कौन सा स्पेशल तरीका? अलीसा भी आईने में देखती हुई बोली, पहले तो अपने शोहर के करीब जाया करो, फिर उसे हक किया करो, फिर एक छोटी सी किस किया करो। मुक्सिम उसके गीले बालों में मुंह छुपाता गहरा सांस लेते हुए बोला, जबकि उसकी इस बात पर अलीसा एकदम सुर्ख पड़ी थी। मुझसे आपकी तरह बेशर्म नहीं बना जाता, और छोड़े मुझे, बाल ट्राई करने हैं। अलीसा उसके हसार से निकलने की जदोजहद करते हुए बोली। मुक्सिम ने सर ऊंचा करके आईने में उसकी तरफ देखा, जो पूरी जान लगाते निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर मुक्सिम जरा सा हिला तक नहीं था। बेबी, पता है तुम्हें, तुम यह हसार कभी भी नहीं तोड़ सकती, इसलिए कोशिश भी मत किया करो। मुक्सिम अलीसा को स्टूल पर बिठाते हुए बोला और दरवाजे से ड्रायर निकालता उसके बाल सुखाने लगा। हाँ जी, पता है मुझे, आप इतने मोटे हैं और मैं इतनी स्मार्ट हूँ, अलीसा नाक चढ़ाते हुए बोली, जबकि मुक्सिम तासुब से सर हिलाकर रह गया, क्योंकि वो उसकी वजाहत और खूबसूरती से भरपूर बॉडी को मोटा बोल रही थी। बेगम, लड़कियां तरसती हैं ऐसी बॉडी वाले लड़के से शादी करने के लिए, और तुमने खोता ही खूह में डाल दिया। मुक्सिम आंखों में हंसता हुआ बोला, खोता? आप खुद को खोता बोल रहे हैं? अलीसा हैरान होती हुई मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली, जबकि मुक्सिम का दिल किया अपना सर किसी दीवार में मार ले। शर्म नहीं आती? अपने शोहर को खोता बोल रही हो। मुक्सिम उससे घूरते हुए बोला, अस्ताफिरुल्लाह, मैंने कब बोला? आपने खुद ही बोला है। अलीसा फौरन कानों को हाथ लगाते हुए बोली, मैंने तो तुम्हें एक कहावत सुनाई थी, तुमने मुझे खोता ही बना दिया। मुक्सिम उसके बालों को अच्छे से ट्राई करते हुए बोला, अच्छा, वो कहावत थी, मगर खोता खूह में कैसे जाता है? अलीसा मुक्सिम की तरफ सवाली नजरों से देखते हुए बोली, और मुक्सिम को लगा अब वो उसे कभी नहीं समझा पाएगा कि आखिर खोता खूह में कैसे जाता है। बताए ना, अलीसा ने फिर से मुक्सिम से पूछा। चुप कर जाओ यार। मुक्सिम उसे चुप करवाते हुए बोला, नहीं, मुझे बताए ना। अलीसा जिद करते फौरन खड़ी होते हुए बोली। फजूल जिद मत करो और चुपचाप वापस बैठो। मुक्सिम ने उसे कंधों से पकड़कर वापस बिठाया। बताए ना। अलीसा ने फिर से जिद की तो मुक्सिम ने एक लंबा सांस लिया। क्या बताऊं बेगम? मुक्सिम अनजान बनते हुए बोला कि खोता खूह में कैसे जाता है। अलीसा ने भी उसे राय फरार ना होने दिया। टांगों से चलकर, सिंपल। मुक्सिम सादा सा जवाब देते हुए बोला, लेकिन वो जाता क्यों है? अलीसा ने एक और सवाल किया। नहाने जाता है। मुक्सिम भी बेतुके से जवाब दे रहा था। खूह में पानी कैसे आया? उससे एक और सवाल किया। मैंने पानी के पाइप लगवाए हैं वहां पर। मुक्सिम ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। वाह, ये तो बड़ा नेकी का काम है। वो नहाएंगे तो आपको दुआएं भी देंगे ना? अलीसा ने नया शोर छोड़ा, जबकि मुक्सिम उसके बाल छोड़ता पास ही सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया। वो जो पाकिस्तान की टॉप कंपनी का मालिक था, जिसके आगे लोग लाजवाब हो जाया करते थे, आज उसकी बीवी ने 1 मिनट में उसका दिमाग घुमा कर रख दिया था। इतनी अकल कहाँ से ले आई बेगम तुम? मुक्सिम उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाते हुए बोला, कहीं से नहीं, मैं वैसे ही बहुत समझदार हूँ। अलीसा इतराते हुए बोली। माशाल्लाह, इतनी समझदार बीवी मेरी ही हो सकती है। मुक्सिम अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, आपको एक बात बताऊं? अलीसा मुक्सिम की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली। बताओ बेगम, ये नाचीज तो आपको ही सुनने के लिए बैठा है। मुक्सिम उसकी गोद में सर रखकर लेटते हुए बोला, वो बीजान बोल रही थी, परसों आप मुझे मामा पापा की तरफ छोड़कर आएंगे। अलीसा ने जैसे उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या मतलब? मैं क्यों छोड़कर आऊंगा? मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते हुए बोला, वो चाची जान बोल रही थी कि परसों के बाद 1 हफ्ते तक हम नहीं मिलेंगे और ना ही एक दूसरे को देखेंगे। फिर जब मेहंदी की रस्म होगी तभी मिल सकते हैं। अलीसा ने मुस्कुराते हुए सारी बात मुक्सिम को बताई। कहीं नहीं जा रही तुम, यहीं रहोगी मेरे पास। मुक्सिम फौरन इनकार करते हुए बोला, लेकिन मैंने तो आपके पास ही आना है, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? अलीसा नजरों में इल्तिजा लिए मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। इसलिए कि मैं अपनी छोटी सी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। मुक्सिम उसका नाक दबाते हुए बोला, लेकिन रुखसती तो बाबा के घर से ही होती है। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, आपने जबरदस्ती निकाह करके अपने पास रख लिया, मुझे मेरी शादी भी नहीं होने दी। अलीसा नाराजगी से बोलती फौरन चेहरा दूसरी तरफ कर गई। अच्छा, अगर मैं जबरदस्ती ना भी करता तो तुम मुझसे हंसी खुशी शादी कर लेती? मुक्सिम उसके फूले फूले गाल खींचते हुए बोला,
अब भी तो कर रही हूँ, तब भी कर लेती। अलीसा अपने चेहरे से मुकसिम के हाथ हटाते हुए बोली। देखो बेगम, मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसे कहीं नहीं भेज रहा, और तुम भी। अभी मुकसिम मजीद कुछ बोलता अलीसा झटके से उठी, जबकि मुकसिम का सर उसकी गोद से सोफे पर गिरा था। बगैर यहाँ वहाँ देखे कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मुकसिम हैरानगी से उसे ज़्यादा देखता ही रह गया। मुकसिम अच्छे से जानता था वो अपनी शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड है, मगर इस चक्कर में वो उससे एक हफ्ता दूर नहीं रह सकता था। उससे सोचा था कि शादी से 2-3 दिन पहले छोड़ आएगा, मगर मैडम तो अभी से नाराज़ हो गई थी। मुकसिम सर दहा भरता उठ खड़ा हुआ, फ्रेश होने चला गया। अब उससे जो भी बात करनी थी बीजान से करनी थी। फरी जाओ बेटा, ये चाय जहांसेब को दे आओ उसके कमरे में। समरा बेगम इफ्रा को चाय का कप थमाते हुए बोली। जहांसेब आ गए? इफ्रा ने समरा बेगम के हाथ से कप पकड़ते हुए पूछा। हाँ, अभी आया है कुछ देर पहले। अब जाओ देकर आओ उसे, ज़रूरत होगी, अभी इतना सफ़र करके आया है। समरा बेगम इफ्रा से बोलती दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई, जबकि इफ्रा ने कदम जहांसेब के कमरे की जाने बढ़ाए। इफ्रा जहांसेब के कमरे के बाहर खड़ी सोच रही थी कि अंदर कैसे जाए। उसे जहांसेब का सामना करते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। हिम्मत करके इफ्रा ने दरवाज़ा नॉक किया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। उसे दोबारा नॉक किया तो दरवाज़ा खुल गया। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी चाय। इफ्रा जहांसेब को सामने देखकर जल्दी से बोली। वालेकुम सलाम। जहांसेब सलाम का जवाब देता दरवाजे से पीछे हट गया, मतलब साफ था कि वो अंदर आ सकती है। इफ्रा कमरे में दाखिल हुई और चाय का कप सामने टेबल पर रख दिया और वापस जाने के लिए मुड़ी। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। जहांसेब की आवाज़ सुनते इफ्रा झटके से मुड़ी और सोफे पर बैठ गई, जबकि जहांसेब भी उससे कुछ फासले पर बैठ गया। इस शादी को लेकर तुम सीरियस हो? जहांसेब की गंभीर आवाज़ इफ्रा के समातों से टकराई। जी, मैं सीरियस हूँ, इफ्रा ने नसें झुकाकर जवाब दिया। मोहब्बत करती हो किसी से? जहांसेब ने जानबूझकर किसी बोला ताकि वो सच सुन सके। जहांसेब की बात सुनकर इफ्रा ने झटके से सर उठाया। जी करती हूँ, इफ्रा लहजा मसरूद करते हुए बोली। कौन है वो? जहांसेब का लहजा अब संजीदा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी मोहब्बत यकतरफा है, इसलिए मैं उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझूंगी, इफ्रा सपाट अंदाज में बोली। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी तो मुझसे निकाह क्यों किया? जहांसेब के अंदर एक डर था कि कहीं इफ्रा की पसंद कोई और ना हो। मेरे घर वालों की मर्जी थी और मेरी भी, इफ्रा नसें झुकाती हुई बोली। अगर तुम्हारी मर्जी मुझसे निकाह में थी तो तुम्हारी मोहब्बत का क्या? जहांसेब के लहजे में आहिस्ता आहिस्ता सख्ती आ रही थी। मैंने बताया ना, मेरी मोहब्बत यकतरफा है और मैं उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझती, इफ्रा ने अब भी साफ साफ इनकार किया, मतलब वो नाम नहीं बताएगी। तुम मेरे निकाह में हो और मेरी बीवी हो, ये सब जानना मेरा हक है। जहांसेब ने इफ्रा की तरफ देखते हुए बोला। या तो वो मोहब्बत नहीं होगी जिसे तुम भूल गई हो, या फिर तुम इस निकाह के लिए दिल से राजी नहीं हो। जहांसेब सख्त आवाज से बोला, जबकि इफ्रा को लगा कि उसकी मोहब्बत को किसी ने गाली दी हो झूठ बोलकर। मेरी मोहब्बत को झूठा बोलने का आपको कोई हक नहीं है, इफ्रा जहांसेब की तरफ देखते हुए बोली। मुझे सारे ही हक हैं मिसेस जहांजेब अहमरहान। जहांसेब ने उसे नाम लेकर हक याद दिलाया। आप सुनना क्या चाहते हैं? इफ्रा ने रुख जहांसेब की जानिब करते हुए पूछा। नाम। एक लफ्ज़ जवाब दिया क्या? मैं उस शख्स की मोहब्बत में बचपन से गिरफ्तार हुई थी, और ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी मेरी सोचों का, मेरी ज़िंदगी का तमाम तर मरकज़ एक ही शख्स था, और आज उसी शख्स से निकाह में हूँ मैं। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा, मैं चलती हूँ। इफ्रा बोलती उठ खड़ी हुई, मगर जहांसेब उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा चुका था। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, और मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जहांसेब इफ्रा की जानिब देखते सख्त लहजे में बोला। कब से चल रहा है ये सब, और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? जहांसेब उसकी तरफ देखते हुए बोला। मेरी मोहब्बत यकतरफा थी, और यकतरफा मोहब्बत का दूसरे इंसान की नज़र में कोई मुकाम नहीं होता। वो चाहे यकतरफा मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत मेरे पास थी, और मुझे इंसानों से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मुझे मेरे खुदा से उम्मीद थी। मैं अपनी मोहब्बत को आपके सामने ज़ाहिर करके अपनी मोहब्बत की तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इफ्रा नसें झुकाती हुई बोली। ऐसा मुमकिन नहीं। जहांसेब झांसी नजरों से इफ्रा की तरफ देखते हुए बोला। आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं करना, आप ना करें, लेकिन मेरी मोहब्बत की तौहीन मत करें, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, इफ्रा आसे सपाट अंदाज से बोली। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। जहांसेब ने उसकी आंखों में कुछ ढूंढना चाहा। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मेरी मोहब्बत ही काफ़ी है हम दोनों के लिए, इफ्रा मुस्कुरा कर बोली। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। जहांसेब को उसकी मोहब्बत का यकीन होने लगा था। यकीन जाने, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ,
इफ्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। वो जान गई थी कि जहांजेब किस बारे में बात कर रहा है। तुम नहीं जानती, और जिस दिन जानोगी मुझसे मोहब्बत करना भी बंद कर दोगी। जहांजेब आखिर अपना डर जुबान पर ले आया था। मेरी मोहब्बत की मोहब्बत कोई और है, और फिर भी मैं उससे नफरत नहीं कर सकी, बल्कि मेरी मोहब्बत में कमी आई ही नहीं। इससे ज़्यादा भी मुझे आपको जानने की ज़रूरत है क्या? इफ्रा जहांजेब की तरफ देखते मुस्कुराकर बोली। इफ्रा की बात सुनते जहांजेब ने झटके से सर उठाया कि इफ्रा की तरफ देखा। मतलब वो जानती थी सब कुछ, फिर भी निकाह कर लिया। तुम्हें कैसे पता है, और किसने बताया तुम्हें ये? जहांजेब ने इफ्रा की तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि बीजान इफ्रा को ये बात नहीं बता सकती थी। ये उसे पूरा यकीन था, लेकिन फिर भी इफ्रा को कैसे मालूम हुआ? जहांजेब की बात सुनते इफ्रा तल्खी से मुस्कुराई। ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं, आपको आपके तमाम सवालात से जवाब मिल चुके हैं। इफ्रा सोफे से उठते हुए बोली और कदम दरवाजे की जाने बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर इफ्रा रुकी और जहांजेब से मुहाती हुई। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा इन बातों का जिक्र ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बात के बारे में भाभी को पता चले और वो हर्ट हो। इफ्रा ने गोया जहांजेब के सर पर एक और बम फोड़ा था। यानी वो ये भी जानती थी कि वो लड़की कोई और नहीं अलीज़ा है। जहांजेब सोफे से उठा और चलता हुआ उस इफ्रा के सामने खड़ा हो गया। उसकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है, और तुम सब कुछ जानती हो तो ये भी अच्छा है। कम से कम मुझसे कुछ ना मिलने का शिकवा तो नहीं करोगी। जहांजेब संजीदगी से कहता अपना रुख मोड़ गया, जबकि उसकी ये बात इफ्रा के दिल को लगी थी। वो बगैर कुछ कहे दरवाजा खोलती बाहर निकली, मगर सामने एलिसा को खड़ा देखकर वहीं रुक गई। "वो भाभी, आप?" इफ्रा ने लड़खड़ाती आवाज़ से बोला, जबकि जहांजेब इफ्रा की आवाज़ सुनता झटके से मुड़ा था। "क्या हुआ, सब ठीक है?" अलीसा उन दोनों का उड़ा हुआ रंग देखते हुए बोली। जी जी भाभी, इफ्रा अपने डर पर काबू पाते हुए बोली। "फिर आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कोई जिन देख लिया हो?" अलीसा नॉर्मल अंदाज से बोली। तो उन दोनों ने सुख का सांस लिया, मतलब अलीसा ने कुछ नहीं सुना था। "कुछ नहीं भाभी, वो बस आप अचानक सामने खड़ी थी तो..." इफ्रा अलीसा की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली। "हाँ, मैं गुजर रही थी यहाँ से तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। अभी मैं रुकी ही थी कि तुम बाहर आ गई। वैसे तुम रुखसती से पहले यहाँ क्या कर रही हो?" अलीसा पूरी खालिस भाभीयों वाले अंदाज से बोली। "वो मैं चाय देने आई थी, चलें हम नीचे चलते हैं।" इफ्रा बोलती लीसा का हाथ पकड़ती आगे की जाने बढ़ गई। जहांजेब ने गहरा सांस लिया और दरवाज़ा बंद करता फ्रेश होने चला गया। अस्सलाम वालेकुम बीजान। मुक्सिम पीजान के कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। "वालेकुम सलाम, कैसे हो बच्चे?" पीजान मुक्सिम की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली। मैं ठीक हूँ बीजान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुक्सिम उनके सामने बैठते हुए बोला। "हाँ बोलो।" पीजान मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। वो बीजान, मैं चाहता हूँ आप अलीज़ा को परसों नहीं बल्कि शादी से 2 दिन पहले उसके घर भेजें। मुक्सिम पीजान की तरफ देखते हादसा नरम लहजे में बोला। "देखो मियाँ, वो तुम्हारी बीवी है, मगर असूल भी कोई चीज़ है। तुमने हमसे पूछे बगैर उससे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और अपने पास भी रख लिया। अब तुम चाहते हो कि वो अब भी तुम्हारे पास ही रहे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो भी एक लड़की है, बाकी लड़कियों की तरह उसने भी अपनी शादी के बारे में बहुत सारे ख्वाब देखे हैं, और यकीनन उसके घर वालों ने भी अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोचा होगा। तो अपने दिमाग से ही बात निकाल दो कि वो तुम्हारे पास रहेगी। आना तो उसने तुम्हारे पास ही है। रुखसती के बाद हफ्ता डेढ़ सब्र कर लोगे तो तुम्हारी शान में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अलीसा जाएगी और परसों ही जाएगी, और तुम उसे छोड़ कर आओगे खुद। ये हमारा हुक्म है, और इससे आगे हम एक बात भी नहीं सुनेंगे।" बीजान मुक्सिम को एक ही बार में सारे जवाबात देकर उसकी बोलती बंद कर चुकी थी, जबकि मुक्सिम तो बीजान को देखता ही रह गया। वो क्या सोचकर यहाँ आया था कि वो बीजान को मना लेगा और वो मान भी जाएंगी, मगर यहाँ तो उसकी एक भी नहीं चली। बीजान, आप मेरी बात। अभी मुक्सिम मजीद बोलता बीजान ने उसे टोक दिया। "हम फैसला कर चुके हैं और हम तुम्हें अपना फैसला सुना भी चुके हैं। अब हम मजीद एक भी बात नहीं सुनेंगे तुम्हारी। अब तुम जा सकते हो।" बीजान ने अपनी बात खत्म करते उसे जाने का इशारा किया तो वो उससे से उठता कमरे से निकल गया, जबकि उसके पीछे से भी बीजान मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती नहीं कि अगर वो सख्ती से नहीं बोलेंगी तो उनकी एक भी नहीं सुनेगा वो। चाहे वो जितनी मर्जी प्यार से उसे समझा ले, मगर वो नहीं मानेगा। इसलिए मजबूरन उन्हें सख्ती करनी पड़ी। मुग्जिम तनफन करता घर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर वहां से गुजरते हुए उसकी नजर लॉन में खड़ी अलीसा पर पड़ी, जो पौधों को पानी दे रही थी। वो लंबे लंबे डाक भरता उसकी तरफ गया और एक झटके से उसके हाथ से पानी वाला पाइप पकड़कर साइड पर फेंका और उसकी कलाई पकड़े खींचते हुए उसे अपने साथ ले गया।
जबकि अलीसा हक्का बक्का उसके साथ ही खिंचती चली जा रही थी। उसे ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि मुक्सिम को इतना गुस्सा किस बात पर आया है। मुक्सिम उसे लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ और झटके से दरवाजे को बंद करता उसकी तरफ बढ़ा, जबकि अलीसा डर कर 2 कदम पीछे हुई थी। बीजान को तुमने बताया है ना कि मैंने तुम्हें जाने से मना किया है? उसकी तरफ बढ़ते हुए संजीदगी से बोला, नहीं, मैंने नहीं बताया, मैं तो उनके पास गई भी नहीं। अलीसा और 2 कदम पीछे होते हुए बोली, जबकि उसे कदम पीछे की तरफ बढ़ाते देखकर मुक्सिम के माथे पर मज़ीद बल नुमादार हुए थे। वो एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचता तमाम तर कदमों का फासला मिटा चुका था, जबकि अलीसा किसी कटी हुई पतंग की तरह उसे सीने से आ लगी थी। ये जो तुम बार बार मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो ना, किसी दिन जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मुक्सिम उसके सर से दुपट्टा सरकाता कैचर निकालते हुए बोला, और जो आप बेफिजूल में गुस्सा कर रहे हैं वो? अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। बेगम, अभी आपने अपने शोर का गुस्सा देखा ही कहाँ है? मेक श्योर, अगर तुम देखोगी तो वैसे ही बेहोश हो जाओगी। तो बेहतर यही है कि ऐसी हरकतें मत किया करो जिससे मुझे गुस्सा आए, क्योंकि जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया उस दिन तुम्हारी खैर नहीं, और मुझसे तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकेगा। मुक्सिम उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, लेकिन मैंने क्या किया है? अलीसा को अभी तक ये समझ नहीं आ रही थी कि उसने ऐसा क्या किया है जो मुक्सिम उसे इतनी सख्त वार्निंग दे रहा है। तुमने क्या किया बेगम? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है? मुक्सिम अलीसा को और करीब खींचते हुए बोला। अलीसा ने नफी में सर हिलाया, मतलब उसे नहीं पता। तुमने अपने शोहर को पागल कर दिया और तुम पूछ रही हो तुमने क्या किया है? इतनी भी मासूम नहीं हो अब तुम बेगम। मुक्सिम उसके गाल पर लप रखते हुए बोला। जितने गुस्से में वो उसे कमरे में लाया था, उसे देखते ही उसका सारा गुस्सा हवा हो चुका था। वो चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर सका था। मैंने कुछ नहीं किया, आप फजूल में इल्ज़ाम मत लगाया करें। अलीसा मुंह बनाते मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। अच्छा, तो और किस पर लगाया करूं? मुक्सिम उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, तो अलीसा ने घबराकर पीछे होना चाहा। मुझे छोड़े, मामा नीचे मुझे किचन में बुला रही थी। अलीसा खुद को छुड़वाने की जदोजहद करते हुए बोली। चली जाना, पहले ही मेरी बात सुनो। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम परसों यहाँ से चली जाओ, मगर मेरी मजबूरी है कि मुझे बीजान का हुक्म मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे भी इस फैसले में एक शर्त है। अगर तुम ये शर्त मानोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर नहीं मानोगी तो मेरे साथ ही चलना बारात वाले दिन। मुक्सिम अलीसा को लिए बेड पर बैठते हुए बोला, जबकि अलीसा इस बात पर ही खुश हो गई थी कि मुक्सिम मान गया उसे भेजने के लिए। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अलीसा बगैर उसकी सुने जोश से बोली। पहले सुन तो लो, फिर मंजूर भी कर लेना। मुक्सिम मुस्कुराता हुआ बोला, तो अलीसा ने सवालिया नसों से उसकी जानिब देखा। पहली शर्त, तुम 1 मिनट के लिए भी अपना फ़ोन मुझसे दूर नहीं करोगी, उसे अपने पास ही रखोगी। दूसरी शर्त ये कि तुम अपने ऊपर वाले रूम में रहोगी और किसी रूम में नहीं। तीसरी शर्त, मेरे मैसेज और मेरी कॉल को फ़ौरन रिसीव करोगी, और जब तक मैं ना बोलूं तुम कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करोगी। मुक्सिम ने अपनी शर्तें अलीसा के आगे रख दी, जबकि अलीसा आंखें फैलाए मुक्सिम को देख रही थी। मतलब अब बंदा फ़ोन साथ लेकर घूमता रहे। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरी जितनी भी शर्तें हैं मैंने तुम्हें बता दी हैं। ये सब पूरी होनी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। मुक्सिम उसके माथे पर उंगली रखते हुए बोला। मंजूर है तो बोलो, मैं भेजने को तैयार हूँ। मुक्सिम उसकी पहली आंखों पर लब रखते हुए बोला, मुझे मंजूर है, अब मैं जाऊं, मामा वेट कर रही हैं। अलीसा मुक्सिम से बोलती फौरन उठी, जबकि मुक्सिम ने उसकी कलाई पकड़े एक झटके से उसे खींचा, जबकि अलीसा सीधा बेड पर गिरी थी और मुक्सिम उस पर साया फन हुआ था। कल हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, तैयार रहना। मुक्सिम अपना चेहरा उसके करीब करते हुए बोला, जबकि अलीसा ने सख्ती से आंखें मीची थीं। मुक्सिम उसकी बंद आंखों को देखते मुस्कुराया और झुकते उसकी गर्दन पर अपने सुलगते लब रख दिए, जबकि उसके लम्स को गर्दन पर महसूस करते वो तड़प ही उठी थी। पीछे हटे, मुझे जाना है। अलीसा उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली, मगर वो जरा नहीं हिला। मुक्सिम ने अपना सर उठाकर अलीसा के चेहरे की तरफ देखा और फिर गर्दन पर नजर पड़ते ही मुस्कुराया, जो उसके लम्स से सुर्ख हो चुकी थी। मुक्सिम मुस्कुराता हुआ झुका और नरमी से वहां अपने लब रखे। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो? मुक्सिम उसके चेहरे को उंगलियों से छूते हुए बोला, तो अलीसा ने मुक्सिम की तरफ देखा, जैसे जानना चाह रही हो कि वो उसके लिए क्या है। जैसे मछली को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, वैसे ही मुझे भी सांस लेने की तुम्हारी ज़रूरत दरकार है। मुक्सिम मीर अहमद अपने रब के अलावा किसी का मोहताज नहीं, लेकिन तुम्हारा है। तुम मेरा इश्क हो, मेरी रूह की मकीन हो तुम। तुम्हारे बगैर रहना बेहद मुश्किल है, मगर मैं ये सोच कर रह लूँगा कि आना तुमने मेरे पास ही है सारी ज़िंदगी के लिए। फिर दोबारा मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुक्सिम उस माथे पर लब रखते हुए बोला, जबकि अलीसा मुस्कुरा दी।
मैं भी आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। अलीसा मुहसिन की गाल पर अपनी हथेली रखते हुए मुस्कुराकर बोली, तो मुहसिन ने उसका वही हाथ पकड़कर लबों से लगाया। कभी नहीं ना? मुहसिन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो अलीसा ने फौरन नफी में सर हिलाया। तो मुहसिन ने उसे जोर से खुद में खींच लिया। जहाँ से बैल्कोनी में खड़ा मुसलसल सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था, उसके जहन में सिर्फ इफराज से की गई गुफ्तगू ही गर्दिश कर रही थी। वो चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि इफरा, जिससे उसने कभी नजर भरकर देखा तक नहीं था, वो लड़की बचपन से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। जहांसेब को लग रहा था वो उसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी एक तरफा मोहब्बत थी, मगर वो इतने सालों की थी कि उसकी कुछ महीनों की मोहब्बत के आगे कुछ नहीं थी। झांसेब को अब अंदाजा हो रहा था कि जिस आग में वो इतने महीनों से जल रहा है, ये आग तो इफ्रा के सबर के आगे कुछ नहीं है। जो आग उस मासूम लड़की के दिल में जल रही थी, वो कितनी दर्दनाक होगी। आज बीजान के हुक्म के मुताबिक मुक्सिम और लीसा इफ्रा और झांसेब को शादी की शॉपिंग पर जाना था, जिसके लिए अब वो अपनी अपनी बीवियों के साथ शॉपिंग मॉल रवाना हुए थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ना तो इफ्रा ने कोई भी बात की थी और ना ही झांसेब ने। आखिरकार इस खामोशी को झांसेब की आवाज़ से तोड़ा। मुझे शॉपिंग करने का कोई आइडिया नहीं है, इसे जो भी पसंद आए वो ले लेना। झांसेब सड़क पर नसें जमाता हुआ बोला, तो इफ्रा ने गर्दन घुमाकर झांसेब की तरफ देखा। अच्छा, तो आप साथ क्या लेने आए हैं? इफ्रा उसकी जानिब देखते हुए बोली। बीजान के कहने पर आया हूँ, अगर उनका हुक्म ना होता तो कभी ना आता। झांसेब संजीदगी से बोला, तो इफ्रा को बहुत गुस्सा आ गया। मतलब फजूल का एटीट्यूड दिखा रहा था वो उसे। "हम्म, आप इतने फर्माबरदार?" इफ्रा मुंह में बड़बड़ाई। जो भी बोलना है थोड़ा ऊंचा बोल लो, यूं बड़बड़ा क्यों रही हो? झांसेब उसकी बड़बड़ाहट सुनता हुआ बोला, मेरा मुंह मेरी मर्जी, मैं बड़बड़ाऊं या ऊंचा बोलूं, आपको इससे क्या? इफ्रा झांसेब की तरफ देखते हुए बोली। अब किसी तरह तो उससे अपना गुस्सा उतारना ही था। झांसेब ने हैरत से इफ्रा की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ मुंह किए बैठी थी। देखो लड़की, मुझसे जरा तमीज से बात किया करो। झांसेब उसकी तरफ देखते संजीदगी से बोला, क्यों, मैंने आपसे कौन सी बदतमीजी की है? इफ्रा एकदम से अपना रुख झांसेब की जानिब करते हुए बोली। ये जो भी तुम्हारा लहजा था, ये बदतमीजी ही थी। झांसेब ने उसे याद दिलाया तो इफ्रा का मुंह ही खुल गया। क्या मतलब, ये बदतमीजी थी? और जो आप करते रहे हैं वो क्या था? इफ्रा झांसेब को घूरते हुए बोली। मैं तुमसे ज्यादा मुखातिब नहीं हुआ, और जहां तक मुझे याद है मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। झांसेब लापरवाही से बोला। अच्छा, और वो जिस दिन मैं आपसे टकराई थी और आपने मुझ पर अपना गुस्सा उतारा था, वो क्या था? और उस दिन जब मैं आपसे बात करने आई थी, आपने उस दिन भी मुझ पर इतना गुस्सा किया था, वो क्या था? इफ्रा अब बाकायदा लड़ने वाले मूड में आ चुकी थी। मुझे उस वक्त गुस्सा था। झांसेब नर्म लहजे में बोला, गोया उसे सब याद आ गया था। तो मुझे भी गुस्सा है, और आइंदा अगर आपने मुझे बदतमीज बोला तो अच्छा नहीं होगा। इफ्रा झांसेब से भूलती दोबारा रुख मोड़ गई। अच्छा, क्या अच्छा नहीं होगा, और क्या कर लोगी तुम? झांसेब को उसे तंग करने में मजा आ रहा था। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, आप अभी जानते नहीं मुझे, इसी मुझसे पंगा मत लें। इफ्रा ने बगैर उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया। इफ्रा की बात सुनते झांसेब ने एक झटके से गाड़ी रोकी और अपना रुख इफ्रा की जानिब किया। मगर मैं तो अब ले चुका हूँ, इसलिए तुम अब मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी? झांसेब इफ्रा का बाजू पकड़ते अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जबकि उसके इस कदर नजदीक आने पर इफ्रा की धड़कनें मुंतशर हो गईं। आप पीछे हटें। इफ्रा अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अब तो ये नामुमकिन है। झांसेब इफ्रा को और नजदीक करते हुए बोला, जबकि वो अपनी धड़कनों को संभालती सुर्ख पड़ चुकी थी। बताओ अब। झांसेब उसकी हालत से महसूस होते हुए बोला। उसे उसके चेहरे पर छाई लाली बहुत अच्छी लग रही थी। छोड़े मुझे, प्लीज, मुझे कुछ नहीं बताना। इफ्रा अपना बाजू छुड़वाती हुई बोली। ओ माय वाइफ, तुम तो अभी से डर गई। आगे क्या करोगी? चलो कोई बात नहीं, शादी तक रोज मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें आदत डाल दूंगा। फिर शादी वाले दिन तुम्हें डर तो लगेगा ना, मगर कम। झांसेब मायने हेजी से कहता इफ्रा के होश उड़ा गया था। इफ्रा आंखें फैलाए झांसेब को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कितनी बेबाक बात झांसेब कर सकता है। ज्यादा सोचो मत, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिलहाल तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं अमल करके दिखाऊंगा। झांसेब आंख दबाता हुआ बोला और उसका बाजू छोड़े सीधा होकर बैठा, जबकि इफ्रा का चेहरा देखने लायक था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वहां से गायब ही हो जाए। तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, गाफिल रहूंगा तुमसे? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है मिसेस झांसेब। मैं अपनी बीवी और अपने हक से कभी गाफिल नहीं हो सकता।
इसलिए सारी ओल फोल बातें शादी वाले दिन अपने दिमाग से निकाल कर आना। जहाँ से इफ्रा की तरफ देखता हुआ बोला और गाड़ी स्टार्ट की। जबकि इफ्रा की बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वो एक ही बार में उसको उसके सारे सवालात के जवाब दे चुका था जो उससे पूछे भी नहीं थे। अलीसा और मुक्सिम इस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। जबकि मुक्सिम ही अलीसा के लिए ड्रेस सारे पसंद कर रहा था। जबकि अलीसा को ये हुक्म मिला था कि वो मुक्सिम की शॉपिंग करे, जिसकी वजह से अलीसा इफ्रा को साथ लिए मुक्सिम की शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी। जबकि दूसरी तरफ मुक्सिम और जानसीब अपनी अपनी बीवियों की शॉपिंग करने में मसरूफ़ थे। फरी यार, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अलीसा इफ्रा की तरफ देखते हुए बोली। जबकि उन दोनों के हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। जी भाभी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। चले आए, हम वहाँ बैठते हैं और कुछ खा लेते हैं, इफ्रा अलीसा की तरफ देखते हुए बोली। तो अलीसा फौरन हामी भरती उसके साथ चल दी। शॉपिंग बैग्स रखकर वो दोनों वहीं बैठ गईं और इफ्रा ने खाने के लिए बर्गर ऑर्डर किए। अलीसा ने फ़ोन निकालकर मुक्सिम को अपने वहाँ रुकने का मैसेज किया और फ़ोन वापस रखते इफ्रा से बातों में मगन हो गई। यार मुक्सिम, ये देख, ये कैसा है? जहाँ से एक ग्रे कलर की खूबसूरत तरीन मैक्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला। बीवी तेरी है ना, तो उसके लिए ड्रेस भी तू खुद ही पसंद कर। मेरे पास तो कोई मशवरा नहीं है तुम्हें देने के लिए। मुक्सिम ने उसे हरी झंडी दिखाई तो जहांसेब ने उसे एक गोरे से नवाज से खुद ही ड्रेस पसंद करके पैक करवा लिया। और अब वो लोग उस तरफ जा रहे थे जहाँ इफ्रा और अलीसा मौजूद थी। भाभी, आप चली जाएंगी तो मैं अकेली बहुत बोर हो जाऊंगी, कुछ दिन रुक जाए ना, इफ्रा अलीसा की तरफ देखते हुए बोली। मिस तो मैं भी बहुत करूंगी तुम्हें परी, मगर मुझे पापा कल लेने आ रहे हैं, इस वजह से उनके साथ जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद मैं तुम्हारे पास ही हूँ, देवरानी साहिबा, अलीसा आखिर में हंसते हुए बोली। ओके जेठानी साहिबा, इफ्रा भी उसी टोन में बोली तो वो दोनों एक साथ कहकर लगाकर हंसी। क्या बात है लेडीज, अकेले अकेले में ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जिसमें इतना हंसा जा रहा है? मुक्सिम अलीसा के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। जबकि जहाँ से इफ्रा के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। वो भाई, मैं भाभी से बोल रही थी कि वो कुछ दिन रुक जाए, इफ्रा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। हम्म, तुम्हारी भाभी का भी कोई कसूर नहीं है। मेरी बहन, ये हुक्म बीजान का है। बीजान का हुक्म ना होता तो मैं तो तुम्हारी भाभी को कभी भेजता ही ना। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते शरारत सा बोला। तो अलीसा ने मुक्सिम की तरफ आंखें छोटी करके देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि मैं जाती ही नहीं, आप खुश हो जाएं। उसकी नज़रों में मौजूद बात को समझते मुक्सिम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अपने शोहरों का भी कुछ ख्याल कर लेना था, आखिर हम भी आप लोगों के साथ ही हैं। जहाँ से ट्रे में मौजूद दो बर्गर्स की तरफ इशारा करते हुए बोला। हम पहले आए थे, हमने पहले मंगवा लिए, हमें क्या पता था कि आप भी साथ ही टपक पड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब जाकर अपने लिए और भाई के लिए भी ऑर्डर करवा दें, इफ्रा जहांसेब की तरफ देखती इसी अंदाज से बोली। भाई, मैं तो अपनी बेगम के साथ ही खाऊंगा, मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं। मुक्सिम ट्रे में से एक बर्गर पकड़ता हुआ बोला। चलो कोई बात नहीं साले साहब, अगर आप हमारे सामने अपनी बीवी के साथ बर्गर शेयर कर सकते हैं तो हम भी अपनी बीवी के साथ ही कर लेंगे। जहाँ से मुक्सिम की तरफ देखती एक आंख दबाकर बोला। अब सीन ये था कि जहाँ से वो मुक्सिम के हाथ में बर्गर मौजूद था। जबकि इफ्रा और लीसा दोनों ही हैरत से अपने शोहरों को देखने में मसरूफ थी, क्योंकि वो बहुत ही नदीदों वाले काम सर अंजाम दे रहे थे। बीवियों को खिलाना तो दूर की बात, वो तो एक दूसरे को देख देख कर ऐसे खा रहे थे जैसे एक दूसरे को जलाना चाह रहे हूँ कि ये देख, मैं अपनी बीवी का बर्गर खा रहा हूँ। बेगम, तुम भी खाओ, और शक्ल क्यों देखी जा रही हो? मेरी यकीन मानो तुम्हारा ही हूँ। घर जाकर गौर से देख लेना, लेकिन अभी जगह का ख्याल करो यार, शरीफ सा बंदा हूँ। मुक्सिम अलीसा की तरफ झुकते शौक लहजे में बोला। जबकि अलीसा ने उसे घूरा था। अपने भाई और भाभी की तरफ क्यों देखे जा रही हो? यार हद होती है, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। अब तुम उन्हें ही देखती जाओगी तो इरिटेट होंगे। तुम अपने शोहर की तरफ देखो और ये खाओ। जहांसेब जबरदस्ती उसके मुंह में बर्गर डालते हुए बोला। जबकि इफ्रा को मजबूरन वो बर्गर निकलना पड़ा। आपको शर्म नहीं आती? सामने आपकी बहन बहनोई बैठे हैं, अलीसा ने मुक्सिम को जगह का एहसास दिलाना चाहा। वो अपनी बातों में मसरूफ़ हैं, तुम उन पर ध्यान मत दो। मुक्सिम उसके मुंह में बर्गर का पीस डालते हुए बोला। तो अलीसा ने मुंह बनाकर मुक्सिम की तरफ देखा। बेगम, ये मुंह घर जाकर बनाना, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरा दिल बेईमान हो गया ना तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। इसलिए ये काम घर के लिए छोड़ दो। मुक्सिम उसके मुंह में एक और पीस डालते हुए बोला। जबकि अलीसा को उसका इफ्रा और जहांसेब के सामने ऐसे खिलाना बहुत शर्मिंदा कर रहा था। उन्हें घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। जबकि अलीसा बेहद थक चुकी थी। अपने कमरे में दाखिल होती शॉपिंग बैग रखते फ़ौरन चेंज करने चली गई। खाना वो सब बाहर से ही खा कर आए थे। मुक्सिम अपनी गाड़ी पोर्च में खड़ी करता अपने कमरे में दाखिल हुआ, मगर अलीसा कमरे में नजर नहीं आई। उसे पता चल चुका था कि वो ज़रूर चेंज करने ही गई होगी। वो भी अपने कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया।
अलीसा ढीले ढाले कपड़े पहनकर बाहर निकली और आते ही बेड पर लेट गई। उससे बेहद थकन महसूस हो रही थी। मुहसिन नहा कर निकला तो अलीसा को बेड पर बेतरतीबी से लेटे देखकर उसके करीब गया। अलीसा के करीब जाते उसने भागा और अलीसा के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर थकन वासिया थी और आंखें बंद थी। शायद वो नींद में जा रही थी। मुहसिन उसे देखते मुस्कुराया और अपने गीले बालों में हाथ डाले उन्हें झटका, जिसकी वजह से बहुत सारी पानी की बूंदें अलीसा के चेहरे पर गिरी थीं। अलीसा ने थोड़ी सी आंखें खोलते मुहसिन की तरफ देखा और फिर बनाती करवट बदल गई। मुहसिन एकदम से बेड पर लेटा अपना गीला चेहरा अलीसा के चेहरे पर रख गया। क्या है आपको, तंग क्यों कर रहे हैं? अलीसा मुहसिन को पीछे करते हुए बोली। क्योंकि मेरी बीवी बगैर मेरे इंतजार के नींद की वादी में उतरने की तैयारी में है। मुहसिन उसकी गाल पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए बोला। तो सो जाएं आप भी। अलीसा बामुश्किल अपनी आंखों को खोलते हुए बोली। नहीं, आज जब तक मेरी बीवी मुझे गुड नाइट किस नहीं देगी तब तक मैं नहीं सोने वाला। मुहसिन उसके दूसरे गाल पर लपकते हुए बोला। नहीं तंग करे ना, सोने दें प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। अलीसा बंद आंखों से मुहसिन की मिन्नत करते हुए बोली तो मुहसिन को उस पर टूट कर प्यार आया। बेगम, मैं तो सोच रहा हूँ कि आज रात मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूँ, मगर तुम तो नींद में जाने की तैयारी में हो। देख लो, इतना जुल्म अच्छा नहीं। मुहसिन उसके माथे को चूमते हुए बोला। आप मुझसे क्या बातें करेंगे? अलीसा आंखें खोलती नींद में डूबी आवाज़ से बोली। बहुत सारी। मुहसिन उसके कान में सरगोशी करते हुए कान की लू को लबों से छूते हुए बोला। आप करें, मैं जाग रही हूँ। अलीसा अपनी आंखें खोलती मुहसिन की तरफ देखते हुए बोली, जबकि नींद से चूर आंखें देखकर मुहसिन को उस पर बहुत प्यार आया। इतनी नींद आने के बावजूद भी वो मुहसिन के लिए जागना चाह रही थी, सिर्फ इसके एक बार बोलने पर। अब मेरा मूड नहीं। अब सारी बातें मैं शादी वाले दिन एक ही बार करूँगा। मुहसिन उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए बोला। मुझे तुम्हारी खुशबू से इश्क है, जो मुझे मज़ीद तुम्हारा दीवाना बनाती है। मुहसिन गहरा सांस लिए उसकी खुशबू को अंदर उतारते हुए बोला। बहुत मुश्किल से रहूँगा इस कमरे में तुम्हारे बगैर, मगर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। एक दिन तो क्या, एक पल भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मुहसिन उसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला, जबकि उसकी भारी सांसें इस बात की गवाह थी कि मुहतरमा सो चुकी हैं। मुहसिन ने सर उठाते उसके चेहरे की तरफ देखा, जो नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। मतलब तब से उसने जो भी बातें की उन सबको वो सुन नहीं रही थी। अगर सुन रही होती या जाग रही होती तो मुहसिन को अपने इतने करीब देखकर ज़रूर उसे हटाने की कोशिश करती। मुहसिन उसे सोता देखकर हल्का सा कहका लगाकर हंसा। मेरी छोटी सी बीवी। मुहसिन को उस पर इतना प्यार आ रहा था कि दिल कर रहा था सारे फासले मिटा दे, मगर अपनी दी गई जुबान की वजह से सब्र कर गया। मुहसिन उसके चेहरे के एक एक नक्श को लबों से छूते खुद में किसी तकिए की तरफ खींचते आंखें मूंद गया।